अब बाय शाओचन गोस्ट किंग फ्रूट की ओर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब जो मेरा आखिरी अपोनेंट है वो है गोंग सुन ई। तभी अचानक से गोंग सुन ई बाय शाओचन पर अटैक कर देता है और बाय शाओचन उसे अपने अम्ब्रेला से ब्लॉक करता है। गोंग सुन ई बोल रहा होता है कि तुम इतनी दूर तक आ गए हो, इसका मतलब कि तुम गोंग सुन वानार के फेवर के वर्दी हो और तुम क्वालिफाइड हो तुम मेरे अपोनेंट बनने के लिए। ये बोलकर वो स्वॉर्ड से बाशजन के पीछे अटैक करता है, लेकिन बाशजन उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद गोंग सुनी डायरेक्टली वो स्वॉर्ड अपने हाथों में लेता है और बाशजन पर अटैक करने लग जाता है। बाशजन स्वॉर्ड को अपने अम्ब्रेला से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो पीछे पुश होता जा रहा होता है। बाशजन बोल रहा होता है कि गोंग सुनी मेरा आखिरी अपोनेंट है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी। तभी गोंग सुनी हल्की सी पावर बढ़ाता है और बाशजन दूर जाके गिरता है। उसे गिरता हुआ देखकर गोंग सुनी उसके पास जा रहा होता है। अचानक से बाशजन अपना एक स्पेयर बाहर निकालता है और वो गोंग सुनी पर अटैक कर देता है। गोंग सुनी अटैक से बच जाता है। बाशजन कह रहा होता है कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए और यहाँ से बच के जाने के लिए मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। फिर बाशजन और गोंग सुनी दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और उन दोनों की फाइट 2-2 हो रही होती है। तभी बाशजन अपना वो स्पेयर फेंक कर मारता है गोंग सुनी की ओर। गोंग सुनी अपनी स्वॉर्ड से उसे काउंटर करता है, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो पीछे पुश होता जा रहा होता है। और साथ ही में गोंग सुनी बोल रहा होता है कि जो बाय हाउ की फिजिकल बॉडी है उसके पास इतनी पावर है कि वो कल्टीवेशन के रियलाम को सप्रेस कर सकती है और शायद यही इसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट है। तभी बाय चाचन उसी स्पेयर पे किक मारता है। वो किक एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है और वो गोंग सुनी को और ज़्यादा तेजी से पुश कर देती है। किसी तरीके से गोंग सुनी अपने आप को संभाल लेता है। फिर बाय चाचन वो स्पेयर लेता है और वो गोंग सुनी के पास जा रहा होता है अटैक करने के लिए। तभी वो फॉर्मेशन के बीच में से गुजर जाता है और वो फॉर्मेशन होती है गोंग सुनी की। उस फॉर्मेशन की वजह से बाय चाचन को गोंग सुनी एक बहुत ही मोटी रोप से जकड़ लेता है और चारों ओर घुमाकर जमीन पर फेंक देता है। जमीन पे गिरने के बाद गोंग सुनी उस पर अटैक करता है, लेकिन बाय चाचन उसके अटैक से बच जाता है। फिर गोंग सुनी पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर बाय शाओचन होता है। फिर वो दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन बाय शाओचन बार बार उसके अटैक से बचता जा रहा होता है। इसी बीच बाय शाओचन अपनी स्पीड तेज कर देता है और वो गोंग सुनी पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। अटैक की वजह से गोंग सुनी थोड़ा सा पुश हो जाता है। फिर वो मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि काफी साल हो गए हैं, आज मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला है कि जो कि मेरी स्वॉर्ड को शार्प करने के लिए वेटस्टोन का काम कर सकता है। बाय चाचन एक और बार डायरेक्टली स्पीड से अटैक करता है। फिर गोंग सुनी अपने एक्स से उसे ब्लॉक कर देता है और बाय चाचन से बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक अपनी पूरी पावर यूज नहीं की है, चलो मैं तुम्हें और ज्यादा पुश करता हूँ। ये बोलकर वो उस पर लगातार कई सारी शॉट से अटैक करता है। अटैक की वजह से बाय चाचन जमीन पर जाके नीचे गिर जाता है, लेकिन गोंग सुनी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और वो लगातार शॉट से अटैक कर रहा होता है। कुछ सेकंड बाद वो अटैक को रोक देता है और बाय चाचन से बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, लगता है कि तुम मेरी अटेंशन के उतने वर्ती नहीं हो और साथ ही में तुमने वानर की एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंट भी किया है। बाय चाचन खड़ा होता मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम बार बार वानर को मेंशन कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। गोंग सुनी बोल रहा होता है कल्टीवेशन के रास्ते में लव के लिए कोई जगह नहीं है, मैं उसकी स्ट्रेंथ को एडमायर करता हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और अब बारी तुम्हारी है कि तुम मुझे अपना किलिंग मूव दिखाओ, इस वजह से हम दोनों चलो डेथ तक फाइट करते हैं। ये बोलकर वो अपनी बहुत सारी स्वॉर्ड को सम्मन कर लेता है। बाय चाचन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि गोंग सुनी जानता है यहाँ पर किलिंग मूव का इस्तेमाल करना मतलब है जिंदगी या फिर मौत, इसके बावजूद भी ये मुझे बार बार प्रोवोक कर रहा है फाइटिंग करने के लिए। साथ ही में ये अपने टेम्पर को नहीं खो रहा है और ये डाओ में सिंगल माइंडेड भी है और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है इसके पास, ये काफी एडमायर करने वाली बात है इसकी। इसके बाद बाय चाचन गोंग सुनी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी स्पेशल बॉडी को सम्मन करता है। गोंग सुनी बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि वाकई में मैंने तुम्हें मिस जज नहीं किया है, चलो तुम मुझे अपना आखिरी मूव दिखाओ। ये बोलकर वो अपना बैटल विक्ट्री हेवन का मूव इस्तेमाल करता है बाय चाचन पर और करीबन हजारों की तादाद में स्वॉर्ड बाय चाचन की ओर जा रही होती हैं। बाय चाचन भी अपनी बोन टेम्परिंग करता है और वो अपने डिस्ट्रॉय एम्परर फिस्ट का इस्तेमाल, वो फिस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो सारी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही में गोंग सुनी को पीछे पुश कर रही होती है। गोंग सुनी बोल रहा होता है अनगिनत ट्रिबुलेशन के बाद बॉडी को टेम्पर करना सिर्फ लाइफ और डेथ के रास्ते से ही किया जा सकता है और तभी हम अपने हार्ट के बैरियर को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये बोलने के बाद गोंग सुनी की डांटियान में कुछ रिएक्शन होता है और वहां पर एक ऑरा का अलग ही तरह का ब्लास्ट सा हो जाता है। वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि उसका इफेक्ट बाहर तक होता है। बाहर खड़े सारे लोग देख पा रहे होते हैं कि अंदर एक बहुत ही बड़ा गोंग सुनी का स्पेशल फेस अपीयर हो जाता है। उसे देखकर बाहर एल्डर कह रहे होते हैं कि ये तो हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन ऑरा है, ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। कई सालों तक अपने आप को टेम्पर करने के बाद आज उसने अपनी विश को अचीव कर लिया है, साथ ही में कल्टीवेशन में एडवांस भी कर लिया है। रिफाइनिंग पॉट के अंदर गोंग सुनी ब्रेक थ्रू करने के बाद बाय चाचन से बोल रहा होता है थैंक यू बाय हाउ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाया और आखिरकार मैं हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन की स्टेज तक पहुंच गया हूं। मैं इस स्टेप पर काफ़ी सालों से ट्रैप था, तुम्हारी वजह से मैं इसे ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, इस वजह से तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा कल्टीवेशन ही क्रिपल करूँगा।
वैसे ही मुझे कई सारी वेरियस फोर्सेस को एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ये बोलने के बाद पूरा आसमान स्वॉर्ड और एक्सेस से घिर जाता है। बाय चौचन कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की है और फिर भी तुम मेरे कल्टीवेशन को क्रिपल करना चाहते हो। तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। गोंग सुनी बोल रहा होता है कि तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज़ कर चुके हो, तो फिर तुम कैसे रेजिस्ट करोगे अब। भले मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी फेट को एक्सेप्ट करना होगा। ये बोलकर वो उस पर उन सॉरी स्वॉर्ड और एक्सेस से अटैक कर देता है। उन सबका एक बाउंडर टाइप का बाय चौचन की ओर तेजी से जा रहा होता है। बाय चौचन कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर लिया है। मैंने बोन टेम्परिंग 6 लेवल का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि इंडेस्ट्रेबल एम्पेरर फिस्ट आती है। सिर्फ 50% पावर नेचुरल सोल लाइफ और डेथ को सेवर कर सकती है और 100% हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन को हरा सकती है। ये बोलकर वो अपनी हेवनली फिस्ट से अटैक कर देता है और इस बार 100% पावर पर वो फिस्ट सारे स्वॉर्ड और एक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर गोंग सुनी चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि इसने वाकई में मेरे सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बाय शासन बोल रहा होता है कि तुम अपनी सारी पावर का यूज़ कर चुके हो, अब मेरी बारी है। ये बोलने के बाद वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल ज़मीन पर करता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे रिफाइनिंग पॉट में उसका असर हो जाता है और उसका ऑरा बाहर तक जाता है। बाहर सारे लोग चौंक जाते हैं। इस ऑरा को फील करने के बाद जाओ जिमो कह रही होती है कि ये ऑरा हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या दोबारा से गोंग सुनी ने ब्रेक थ्रू किया है। रिफाइनिंग पॉट के अंदर गोंग सुनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और बुरी तरीके से चोटिल हो गया होता है, लेकिन गोंग सुनी मानने को राजी नहीं होता कि वो बाय चरण से हार गया है। वो कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन तक पहुंच चुका हूँ, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। बाय चौचन गोंग सुनी के पास जाकर बोल रहा होता है कि तुमने इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू किया था और वैसे भी तुम मुझे वेट स्टोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, तो फिर तैयार हो जाओ कि मैं तुम्हें ब्रोक कर सकूं। ये बोलकर वो अपना अम्ब्रेला निकाल लेता है। गोंग सुनी कह रहा होता है कि बाय हाउ, एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये बोलने के बाद बाय चौचन गोंग सुनी की वाइटलिटी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व हो जाने के बाद बाय चौचन बोल रहा होता है कि वाकई में ये हाफ स्टेप हेवनली ह्यूमन इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो फ्रूट की ओर देखता है और वो बहुत ही जल्द राइप होने वाला होता है। कुछ देर बाद रिफाइनिंग पॉट के बाहर टेलीपोर्टेशन एरे अपीयर हो जाती है। बाहर जो अलग अलग फैमिली के एल्डर खड़े होते हैं, उनमें से एक एल्डर बोल रहा होता है कि गोस्ट किंग फ्रूट लगता है पिक कर लिया गया है। सुशांत की फैमिली की जो एल्डर होती है वो कह रही होती है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ है तो फिर ज़रूर यंग मास्टर इसमें सक्सीड हो गए होंगे। यंग मास्टर यानी कि गोंग सुनी। तभी दूसरे एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सेकंड प्रिंस और होली मेडन, इन दोनों को गोस्ट एम्परर और ग्रैंड सेलेस्टियल मास्टर से टीचिंग रिसीव हुई है। प्रिंसेस सुशान और यंग मास्टर जाओ होंग भी काफ़ी पावरफुल है और उनके पास हीरोइक स्पिरिट भी है। गोस्ट किंग फ्रूट की जो ओनरशिप है वो अभी भी अनसर्टेन है। लॉर्ड वुचांग जाओ जिमो से कह रहे होते हैं कि जो औराबी पॉट से बाहर निकला था उसे देखकर बताया जा सकता है कि जो अंदर बैटल हुई वो बहुत ज़्यादा फीट्स रही है। भले ही बाय हाउ बहुत ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन सोल रिफाइनिंग पॉट के अंदर जो बैटल है वो लाइफ और डेथ की है। ये उतना आसान नहीं होगा जो कि उसने 3 हेवनली ह्यूमन में करके दिखाया था, लेकिन इस पॉइंट पर हम सिर्फ जायंट गोस्ट किंग की अरेंजमेंट पर ही ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी टेलीपोर्टेशन एरे में से कोई बाहर आ रहा होता है, तो फिर एल्डर कह रहे होते हैं चलो देखते हैं कि कौन पहले बाहर आ रहा है। अचानक से टेलीपोर्टेशन एरे में से बाय चौचन बाहर निकलता है और उसकी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ होता है। बाहर निकलने के बाद बाय चौचन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा है और ये बोलने के बाद वो जमीन पे गिरने जा रहा होता है। सारे लोग बाय चौचन को देखकर चौंक जाते हैं। फिर लॉर्ड वुचांग बाय चौचन के पास जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। लॉर्ड वुचांग बाय चौचन से बोल रहे होते हैं कि तुम ज्यादा हिलो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसी टाइम बाय चौचन के मुंह से ब्लड की वॉमिटिंग होती है। फिर धीरे से बाय चौचन लॉर्ड वुचांग की ओर देखता है और उन्हें आंख मारकर बोल रहा होता है कि चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। ये बोलने के बाद वो एक्टिंग करना स्टार्ट करता है, चिल्लाकर बोल रहा होता है कि उन लोगों ने ज्यादा करा है, उन सब ने एक साथ मिलकर गैंग बनाई और मुझ पर अटैक करा। लॉर्ड वुचांग बाय चौचन को उन सबके सामने से लेकर जा रहे होते हैं बड़े आराम से। सुशांत की फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं कि इसकी इंजरी को देखकर लगता है कि सालों लग जाएंगे इसे रिकवर करने में। ये रिफाइनिंग पॉट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाया होगा, इस वजह से जैसे टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हुई ये तुरंत ही वहां से भागकर बाहर निकल आया। तभी एल्डर बोल रहे होते हैं कि ये बाहर आ पाया है सही सलामत, इसका मतलब यंग मास्टर गोंग सुनी और बाकी सब ने इस पे ज़्यादा अटैक नहीं किया है, ताकि वो जायंट गोस्ट किंग को कंप्लीट तरीके से ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। तभी जो त्यानो फैमिली के एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं मैंने सुना है कि जो ये बाय है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, हम सबको अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। फिर लॉर्ड वुचांग बाय चौचन से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में। ये बोलकर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने जा रहे होते हैं। तभी जाओ जिमो बाय चौचन के पास से गुजर रही होती है। बाय चौचन जाओ जिमो के कपड़े पकड़ता है और हल्का सा पिंच करता है उसे। जाओ जिमो बाय चौचन की ओर देखते हुए कह रही होती है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम एक फ्रूट भी नहीं ले पाए, तुम किस काम के हो। ये बोलकर वो उसे पुश कर देती है। फिर जाओ जिमो रिफाइनिंग पॉट की ओर बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि तुमने फादर के प्लान को खराब कर दिया है, जब मैं वापस आऊंगी तो फिर सही तरीके से मैं तुमसे डील करूंगी। अब जितने भी लोग यहाँ पर वो सारे मेरी बातें ध्यान से सुने, जो ये किंग फ्रूट है वो सिर्फ जायंट गोस्ट सिटी को ही बिलोंग करता है।
बाय शजन अपने उन्हें बोल रहा होता है, क्या ये मेरे हिंट को समझ नहीं पाई है, ये इतनी ऑब्वियस थी। तभी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, लॉर्ड वुचांग और बाय शजन वहां से चले जाते हैं। फिर एल्डर कह रहे होते हैं, चलो देखते हैं कि तुम हम सबसे फाइट कर पाती हो या फिर नहीं। कुछ देर बाद जो गोस्ट किंग का फ्लावर होता है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा होता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि अब तो फ्लावर भी गायब हो गया है, बाकी लोग बाहर क्यों नहीं आए हैं रिफाइनिंग पॉट से। भले ही अंदर कितनी भी इंटेंस बैटल रही हो, ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ बाय हाउस से बाहर निकला हो। सुशांत की फैमिली के एल्डर कह रहे होते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरर सिर्फ 1 घंटे तक ही लास्ट कर सकती है, अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है, लगता है कुछ अंदर हुआ है। एल्डर कह रहे होते हैं कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले ही ग्रैंड सेलेस्टर मास्टर को रिपोर्ट कर दिया इस बारे में। उन्होंने बोला है कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक के जरिए हमें रिफाइनिंग पॉट के अंदर भेज देंगे। अंदर जाके हम सारे एक साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या हुआ है अंदर। दूसरी ओर जायंट गोस्ट सिटी के बाहर लॉर्ड वुचांग और बाशजन पहुंच गए होते हैं। लॉर्ड वुचांग कह रहे होते हैं कि हम पहुंच गए, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बाशजन बोल रहा होता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने उसे हिंट दी थी लेकिन वो मेरी हिंट को नहीं समझ पाई, वो अभी भी रुककर वहां पर क्या कर रही है। लॉर्ड वुचांग बता रहे होते हैं कि अगर वो वहां पर रुकेगी तभी तुम वो जगह आराम से छोड़कर यहाँ पर आ पाए हो। बाशजन बोल रहा होता है, ऐसी बात है, मैंने नहीं सोचा था कि उसकी कोई डेलिकेट साइड भी होगी और उसकी एक्टिंग मुझसे ज्यादा अच्छी होगी। दूसरी ओर रिफाइनिंग पॉट के बाहर सीक्रेट टेक्निक रेडी हो जाती है और वो सारे एल्डर सीक्रेट टेक्निक के थ्रू रिफाइनिंग पॉट के अंदर जा रहे होते हैं। ये देखकर जाओ जिमो हल्का सा मुस्कुराने लग जाती है। अंदर पहुंचकर जो गोंग सुनी फैमिली के एल्डर होते हैं वो पूरी जगह को स्कैन करते हैं, तो फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो पूछ रहे होते हैं क्या हुआ है, जितने भी लोग पॉट में आए थे वो सारे कहाँ चले गए हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर जायंट गोस्ट किंग का ऑरा मिला है। बायहाओ का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ नेशनल सोल का है और उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो इतने सारे जीनियस को डिसअपेयर कर सके। जरूर इस बैटल में जायंट गोस्ट किंग ने इंटरवेन किया होगा। तभी एल्डर चारों ओर देखकर पूछ रहे होते हैं जाओ जिमो कहाँ पर है। दूसरे एल्डर समझ जाते हैं कि उन सबको ट्रिक किया गया है क्योंकि जाओ जिमो वहां पर नहीं आई होती है। एल्डर कह रहे होते हैं कि जाओ जिमो ने हमें डिसीव किया और उसने हेल्प किया कि बाय हो यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सके। शूशान की फैमिली एल्डर बोल रही होती है, क्या जायंट गोस्ट किंग हमारे और पूरे इंपीरियल कोर्ट के एनिमी बनना चाहते हैं। एल्डर कह रहे होते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने को, हमें जल्द से जल्द प्रिंस को इन्फॉर्म करना होगा और हम सारे एक साथ जायंट गोस्ट सिटी की ओर जाएंगे। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर जायंट गोस्ट सिटी में गोस्ट किंग के पैलेस में किंग के हाथ में वो गोस्ट किंग का फ्रूट होता है और वो उसे स्मेल कर रहे होते हैं। स्मेल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसका इस्तेमाल करके मैं अपनी फैटल वीकनेस यानी कि डीके पीरियड को हटा सकता हूँ। तभी वो पास ही में खड़े बाशजन की ओर देखते हैं और अपनी हंसी को रोक लेते हैं। फिर वो उसके पास जाते और बोल रहे होते हैं कि इस बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें अनफेयरली ट्रीट नहीं करूंगा। बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए इस बार। तुम्हें सिर्फ बोलना है, चाहे वो वेल्थ हो, कोई टेरिटरी हो या फिर कोई कल्टीवेशन टेक्निक। अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें एज अ फोस्टर सन भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। इस जायंट गोस्ट सिटी में मेरे बाद तुम अगले पोजीशन में होगे। ये सुनकर बाय शजन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि ये दोबारा मेरे लिए एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। जायंट गोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ बोलना है, अगर वो काम मैं कर सकता हूँ तो फिर जरूर मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। बाय शजन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अपनी थ्रोन देने वाला है, वैसे भी इसने बहुत सारी चीजें करी हैं, अब ये मेकअप करना चाहता है उन सबके लिए। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदा, अब तुम उसे भरने की कोशिश कर रही हो लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो गए हो तुमने मुझे फंसाया था, तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें दोबारा फंसा रहा हूँ। इसके बाद बाय शचन जायंट गोसिंग से बोल रहा होता है कि आपको सर्व करना मेरी ड्यूटी है, मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बारे में चिंता हो रही है। ये बोलकर वो एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और कह रहा होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है और उन सारे लोगों में बहुत ज़्यादा नफरत है। जैसे ही मैं रिफाइनिंग पॉट के अंदर गया उन सब ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। बाय शरण की बॉडी पे जितना भी ब्लड होता है वो सारा ब्लड उसने दूसरे डिसाइपल की बॉडी में से लगाया होता है ताकि वो सबको ऐसा फील करा सके कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ है। बाय शरण जायंट गोसिंग से बोल रहा होता है कि उस फ्रूट को पाने के लिए मैंने बहुत सारे नोबल को ऑफेंड किया है, मुझे डर है कि फ्यूचर में मेरे पास चांस नहीं रहेगा कि मैं दोबारा आपको सर्व कर पाऊँ। जायंट गोस्ट किंग पूछ रहे होते हैं क्या तुमने किसी को मारा है। बाशजन बोल रहा होता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे अपनी लिमिट के बारे में पता है। जायंट गोस्ट किंग कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी तुमने एक्शन लिए हैं वो सारे मैंने ऑथराइज किए हैं, मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी जुबान दे रहा हूँ। फिर बाशजन भो करता बोल रहा होता है कि अब मैं चिंता नहीं करूंगा। जायंट गोस्ट किंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी जो उसका टैबलेट होता है वो शाइन करने लग जाता है। जायंट गोस्ट किंग बोल रहा होता है कि ये सारे लोग होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। फिर वो उस टैबलेट को बाहर निकालता है और उसमें 9 नेदर किंग का मैसेज होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते और कह रहे होते हैं कि तुमने पब्लिक मैटर का यूज करके प्राइवेट रिवेंज लिया है मेरे बेटे के खिलाफ, मेरी 9 अदर सिटी इस बात को नहीं जाने देगी। जायंट गोस्ट किंग समझाने की कोशिश कर रहे होते और कह रहे होते हैं कि ऐसी बैटल में इंजरीज होती रहती हैं, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी टाइम बाशजन अपना बैग निकालता है और उसे ओपन करने जा रहा होता है। फिर उस बैग में से एक डिसाइपल बाहर निकलता है। जायंट गोस्ट किंग उस डिसाइपल को कैच करते हैं और वो होता है जाओ होंग।
जायंट गोस्ट किंग उसकी ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि इसकी हालत कैसे हो गई है ऐसी। तभी बैटल विक्ट्री किंग का मैसेज आता है और बोल रहे होते हैं जायंट गोस्ट किंग, मेरा बेटा गोंग सुनी बहुत ज़्यादा प्राउड डिसाइपल है और वो इस ट्रायल को डिजर्व करता है। बहुत जल्द मेरे एनवॉय आने वाले होंगे वहाँ पर। बाय सेशन एक और डिसाइपल बाहर निकलता और बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, ये सारे नोबल डिसाइपल हैं। इन सबको सबड्यू करने के बाद मैं इन्हें मार नहीं सका, इस वजह से मैंने इन सबको बांधकर अपने बैग में रख दिया। भले ही आप इन सबको पहचान ना पाओ, इस वजह से मैं आपका इंट्रो करवाता हूँ। फिर वो एक एक करके डिसाइपल निकाल रहा होता और बता रहा होता है कि इसका नाम है गाओ बुफान, दूसरा है लिन त्यान शेंग और ये तीनों हैं म्याओ लिनार, शू शान और लिटिल वुल्फ गॉड। ऐसे करके वो बहुत सारे डिसाइपल निकालता रहता है बैग में से। जो बड़ी बड़ी फैमिली से प्रिंस और प्रिंसेस बिलोंग करते हैं, जायंट गोस्ट किंग उन सबको कैच कर रहा होता है और बाकी सबको नीचे गिर जाने दे रहा होता है। आखिर में बाय शौचन एक डिसाइपल निकालकर बोल रहा होता है कि ये मेरा स्पेशल गेस्ट है, इसे आप ध्यान से कैच करना। वो डिसाइपल बैग में से बाहर आता है, वो होता है सेकंड प्रिंस, यानी कि सेलेस्टर मास्टर का बेटा। जायंट गोस्ट किंग उसे अपनी टांगों से रोक लेता है। बाय शौचन जायंट गोस्ट किंग से बोल रहा होता है कि कुछ ही देर में आपके गेस्ट आने वाले हैं, इस वजह से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा अब। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद अलग अलग नोबल फैमिली के एनवॉय और एल्डर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जायंट गोस्ट किंग उन सबको देखकर थोड़ा घबराया था और बोल रहा होता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो। बाय शौचन आराम से पैलेस की रूफ पर लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है, जायंट गोस्ट किंग तुम्हें अपना टाइम लेना चाहिए नेगोशिएट करने के लिए। भले तुम उन सबको रिलीज कर दो, लेकिन तुम्हें एक पेनफुल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा इन सबको सेटल करने के लिए। ये प्राइस तुम्हें देना पड़ेगा मुझे फंसाने के लिए। और वो सारे एक साथ मिलकर गोस्ट किंग को डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से जो हमारा गॉड सन उसकी जान खतरे में आ गई है और तुम अभी भी कंपनसेशन के बारे में सोच रहे हो। बाय शौचन अपने टावर में ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी एक एल्डर बता रहा होता है कि तीनों सिटी के जो एनवॉय हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं, तुम्हें उन सबका मुकाबला करना होगा। बाय शौचन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग तुम्हें अपनी फेट को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन जितने भी लोगों को मैंने पकड़ा था उन सबको मैंने वापस भेज दिया है। अब सिर्फ मेरे स्टोरेज बैग में चेन मैन्याओ रह गई है और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पहचान चुकी है। चलो पहले इस बारे में भूल जाते हैं और उस बात पर ध्यान देते हैं जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोलने के बाद वो स्टोरेज बैग में से बाय हाओ की स्पिरिट बाहर निकालता है। बाय शौचन बाय हाओ की स्पिरिट को देखकर बोल रहा होता है, क्या तुमने मुझे पहचाना। अचानक से बाय हाओ की स्पिरिट बाय शौचन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। बाय शौचन अपनी शील्ड से बाय हाओ के अटैक को रोकता है, बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, इस स्टेट में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। फिर वो उसे हल्का सा पुश करता है और वहाँ पर कई सारे बॉक्सेस में बहुत सारी पिल रखी होती है, उन सबको बाहर निकालता है और बाय हाओ से कह रहा होता है कि हमारा मिलना एक फेट है। बाय हाओ, चाहे तुम सक्सीड हो या फिर फेल, ये तुम्हारी फॉर्च्यून पर डिपेंड करता है। ये बोलने के बाद वो एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर डिवाइन ब्लड की एक ड्रॉप होती है। ड्रॉप को निकालने के बाद बाय शौचन बाय हाउस से बोल रहा होता है कि ये ब्लड की ड्रॉप तुम्हारे साथ मर्ज करके तुम्हारी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने और साथ ही में तुम्हारी मेमोरीज को रीगेन करने में हेल्प करेगी। फिर वो ड्रॉप को बाय हाउ के फोरहेड की तरफ पुश कर देता है और वो ड्रॉप जाके उसके फोरहेड पे लग जाती है। ड्रॉप के लगते ही बाय हाउ की स्पिरिट चिल्लाने लग जाती है और आसपास की जितनी पिल होती हैं वो सारी अपने आप ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो उन सारी पिल के ऑरा को इकट्ठा करता है और बाय हाउ की स्पिरिट की तरफ सेंड कर रहा होता है। बाय हाउ की स्पिरिट लगातार बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। बाय शौचन कह रहा होता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की जो सोल बॉडी है उसके लिए ये सब इंड्योर करना बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन कुछ दिनों तक तुम्हें इन सबको सहना ही होगा। ये बोलकर वो फ्यूजन स्टार्ट कर देता है। ऐसे कुछ दिनों तक लगातार फ्यूजन चलता रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद जायंट गोस्ट सिटी में जितने भी लोग होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं कि बहुत सारे पिल्स के बैचेस लगातार बाय शौचन की तरफ जा रहे होते हैं। लोग काफी हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं करीबन हजारों की तादाद में ये सारे पिल के बैचेस उसकी तरफ जा रहे हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि सिटी के बाहर 10 सेलेस्टियल बीइंग भी हैं जो कि आराम से बैठकर ये सब होते हुए देख रहे हैं। वाकई में बाय हाउ ने इस बार इसमें तहलका मचा दिया है। बाय शौचन अभी भी अपने टावर में बाय हाउ के स्पिरिट के साथ फ्यूजन कर रहा होता है। दूसरी ओर जायंट गोस्ट सिटी के ऊपर काले बादल छा जाते हैं अचानक से और तभी वहां पर तीनों इनवॉयस की स्पिरिचुअल बॉडी पहुंच जाती है और वो जायंट गोस्ट किंग को बुला रहे होते हैं। जायंट गोस्ट किंग आराम से अपने पैलेस में बैठा होता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम सारे यहाँ पर आ गए। जायंट गोस्ट किंग भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को उन तीनों के सामने समन करते हैं और कह रहे होते हैं, 9 सेरेनिटीज, स्पिरिट एडवेंट और वॉर्ड चैंपियन, तुम तीनों एक साथ आ गए हो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलो जो भी पिछले और नए स्कोर्स हैं उन सबको बराबर करा जाए। दूसरी ओर बाय शौचन के टावर के ऊपर ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर बाय शौचन काफी हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अचानक से उसके टावर की जो रूफ होती है वो ब्रेक हो जाती है लाइटनिंग की वजह से और सबसे पहले लाइटनिंग स्ट्राइक होती है बाय हाउ की स्पिरिट पर। वो लाइटनिंग ज्यादा इफेक्ट ना करे बाय हाउ की स्पिरिट को, इस वजह से बाय शौचन अपनी पिल्स का इस्तेमाल करता है। उन पिल की वजह से जो बाय हाउ की स्पिरिट होती है वो धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो जाती है। फिर बाय शौचन ऊपर की ओर देखता है और एक और लाइटनिंग स्टार्ट होने जा रही होती है। ये देखकर बाय शौचन बाय हाउ की स्पिरिट के पास जाता है और जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक होने जा रही होती है तभी वो अपनी अशरा बॉडी को समन कर लेता है ताकि वो लाइटनिंग स्ट्राइक उसके ऊपर गिरे। अशरा बॉडी लाइटनिंग स्ट्राइक से बाय हाउ की स्पिरिट को बचा रही होती है और धीरे धीरे करके बाय हाउ की जो स्पिरिट होती है वो हील हो रही होती है। बाय शौचन बोल रहा होता है कि हम दोनों को होल्ड करके रखना होगा। तभी कुछ देर बाद वो ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग खत्म हो जाती है।
और अब वो ध्यान से स्पिरिट की ओर देखता है। बाय हाउ की स्पिरिट पूरी तरीके से हील हो गई होती है। फिर वो स्पिरिट अपनी आंखें खोलती है और बाय शाओजन की ओर देखकर बाय हाउ की स्पिरिट कह रही होती है कि मैं कहाँ पर हूँ। बाय शाओजन बाय हाउ की स्पिरिट से बोल रहा होता है कि तुम मुझे सीनियर बोल सकते हो या फिर तुम मुझे अपना मास्टर कह सकते हो। चलो उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। ये बोलकर वो अपने मेथड का यूज़ करता है और बाय हाउ को दिखा रहा होता है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इधर जायंट गोस्ट किंग लॉर्ड वुचांग के साथ अपने पैलेस में होता है और उसने उन तीनों इनवॉइस को वापस भेज दिया होता है। लॉर्ड वुचांग जायंट गोस्ट किंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास गोस्ट किंग फ्रूट आ गया होता है और साथ ही में बोल रहे होते हैं कि अब से आपको और जायंट गोस्ट सिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। जायंट गोस्ट किंग बोल रहा होता है कि भले मुझे प्राइस पे करना है, लेकिन अगर गोस्ट किंग फ्रूट किसी और के हाथों में पड़ जाता, मुझे डर है कि इसे दोबारा ऑब्टेन करने के लिए मुझे 10 गुना से भी ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता और शायद ये भी काफ़ी नहीं होता। वाकई में बाय हाउ ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। अब से वो जायंट गोस्ट सिटी का सबसे क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। लेकिन अब वो है कहाँ पर? अचानक से वहाँ पर एक मैसेज का टैबलेट अपीयर होता है। लॉर्ड वुचांग से देखकर बोल रहे होते हैं कि ये तो ग्रैंड हेवन मास्टर का है। दूसरी ओर बाय शाओजन के टावर में बाय हाउ अभी भी पास की सारी चीजें देख रहा होता है। बाय शाओजन अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर बाय हाउ की पर्सनैलिटी देखी जाए, सब कुछ जानने के बाद ही रोने लग जाएगा और जल्द से जल्द मेरी थाई को हक कर लेगा। बाय हाउ ने सारी चीज़ें देख ली होती हैं और उसकी आंखें बंद होती हैं और अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो अभी भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है। ये देखकर बाय शाओजन काफ़ी हैरान होता है और कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिएक्शन आएगा। कुछ देर बाद बाय हाउ अपनी आंखें खोलता है। बाय शाओजन बोल रहा होता है कि जो भी पास्ट में हुआ है तुम्हें भूल जाना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, और जब से दोबारा तुम्हारी लाइफ आई है तो फिर तुम्हें अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सको। बाय हाउ बोल रहा होता है, सीनियर, पास्ट में आपने सिर्फ मेरी एंटी को यूज करके रिवेंज नहीं लिया बल्कि बाय क्लैन को रिवाइटलाइज भी किया है। इस पूरी जर्नी के दौरान मुझे नहीं पता कि आपने कितना सफ़र किया होगा और कितने खतरों का सामना भी किया होगा। बाय शाओजन बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी सीरियस बातें नहीं करनी चाहिए। हेवन के लिए जस्टिस कैरी करना और कॉमन लोगों को बचाना, यही तो कल्टीवेटर की ड्यूटी है। बाय हाउ कह रहा होता है कि आपकी काइंडनेस को मैं रिपे नहीं कर सकता हूँ। बाय शाओजन बोल रहा होता है कि ग्रेटिट्यूड को जानना और काइंडनेस को रिपे करना, अगर तुम्हें दोनों का एहसास हो रहा है तो फिर अच्छी बात है और तुम्हें इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, तो फिर जो हमारा डिसाइपल और मास्टर का रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करूंगा ताकि तुम मेरे स्टोरेज बैग में रहो। तभी एक डिसाइपल आता है और वो बाय शाओजन से बोल रहा होता है कि आपको जायंट गोस्ट किंग ने सम्मन किया है। फिर रात को बाय शाओजन रेडी होकर जायंट गोस्ट किंग के पैलेस में जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, वो देख रहा होता है कि चारों ओर अंधेरा होता है। बाय शाओजन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था वो किसी को कन्विंस करने में कामयाब नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक और शोडाउन होने वाला है। इतने अंधेरे में एक सिंगल लैम्प को भी जला नहीं रखा है। अचानक से लैम्प जल जाते हैं और जायंट गोस्ट किंग अपने सीट पर बैठा हुआ होता है। किंग बाय शाओजन से बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो अभी, क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? ये सुनते ही बाय शाओजन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि इतना सीरियस तो कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ कुछ लोगों को बांधा था। जायंट गोस्ट किंग कह रहा होता है, क्या चेन मैन्याओ अभी भी तुम्हारे पास है? बाय शाओजन ये सुनते ही अपने मन में कह रहा होता है कि इतनी रात को इसने मुझे सिर्फ इस चीज़ के लिए बुलाया है। फिर वो जायंट गोस्ट किंग से कह रहा होता है कि ये चेन मैन्याओ कौन है? नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये नाम किसी लड़की का है। कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करने लगे हैं? अगर ऐसा है तो फिर मैं उसे कैप्चर करके आपके पास ज़रूर लाऊंगा। जायंट गोस्ट किंग बोल रहे होते हैं कि तुम प्रिटेंड करना बंद कर दो, उसे जल्द से जल्द रिलीज कर दो। चेन मैन्याओ के मास्टर यानी कि ग्रैंड हेवन मास्टर उसके बारे में पूछ रहे थे। बाय शाओजन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि अब मैं फिगर नहीं कर पाया हूँ कि उसका एटीट्यूड क्या है। जायंट गोस्ट किंग खड़े होते हैं और बाय शाओजन के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि प्यार क्या होता है। उसके लिए लोग मरने और जीने की कस्में खाते हैं। क्या तुम पहले कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हो? तुम्हें जवाब देने से पहले सोचना चाहिए। बाय शाओजन बोल रहा होता है, क्या मुझे रिलेशन में होना चाहिए या फिर नहीं? जायंट गोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और तुम्हें आसानी से सुपरफिशियल ब्यूटी से चार्म किया जा सकता है, और साथ ही में तुम उसके आसपास के जितने भी डेंजर है उन सबको नहीं देख पा रहे हो। बाय शाओजन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि तुम सुपरफिशियल हो, तुम्हें पहले ही एक मेट्रिक मिल चुकी है और तुम दोबारा दूसरे के बारे में सोच रहे हो। जायंट गोस्ट किंग बोल रहा होता है कि ऐसी चीज़ों में तुम्हें जल्द से जल्द ब्रेकअप करना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ऐसे ही जायंट गोस्ट किंग लगातार लेक्चर देता जा रहा होता है। बाय शाओजन बोल रहा होता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अरे होती है उसके पास 4 गार्ड लगे हुए होते हैं। अचानक से बाय शाओजन वहाँ पर पहुँचता है और उन सबको बेहोश कर देता है। फिर वो एरे के पास जाता और बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा इन सारी चीज़ों की वजह से। अब चाहे भले ही मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए, लेकिन मैं आज रात को यहाँ से भाग कर रहूंगा। ये बोलकर वो एरे में जा रहा होता है, तभी उस पर अटैक होता है और वो अटैक किया होता है जायंट गोस्ट किंग ने। वो बोल रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? जायंट गोस्ट किंग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बाय शाओजन से बोल रहे होते हैं, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। पहले तुमने प्रिटेंड किया कि तुम तैयार हो गए हो, लेकिन तुम्हें रास्ता मिलते तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। बाय शाओजन बोल रहा होता है कि आप यहाँ पर आए हो, इसका मतलब कि ये डील फोर्स की जा रही है। ये सुनकर जायंट गोस्ट किंग को गुस्सा आता है और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की।
किंग के ऑरा की वजह से बाजन पुश हो जाता है और उसके हाथ में से वो स्टोरेज बैग गिर जाता है। वो स्टोरेज बैग को वापस लेने जा रहा होता है, लेकिन जायंट गोस्ट किंग उसे पुश कर देते हैं। फिर वो बैग को ओपन करते हैं और बैग में से चेन मैन्याओ बाहर निकल आती है। चेन मैन्याओ जायंट गोस्ट किंग को देखकर ग्रीट करती है। जायंट गोस्ट किंग चेन मैन्याओ को देखकर कह रहे होते हैं कि ये वाकई में नेशनल ब्यूटी है, बाय हाउ का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तभी बाय जोसन चेन मैन्याओ से बोल रहा होता है कि सेंटेस ये मैटर आपको कंसर्न नहीं करता है, तो फिर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर कुछ बात करने के लिए है तो फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। चेन मैन्याओ पीछे मुड़कर बायजन की ओर देखती और धीरे से बोल रही होती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी डिफिकल्टीज में पहले ही गेस करके बड़ा वॉरशिप पहुंच जाता है। लॉर्ड वुचांग वहां पर आते हैं और वो जायंट गोस्ट किंग को बता रहे होते हैं कि जायंट गोस्ट बोल रहे होते हैं कि आपको हमारे साथ आराम से चलना होगा। जायंट गोस्ट किंग भी बायजन के पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि टाइम होने ही वाला है। सेंटेस आपको ग्रैंड हेवन मास्टर के पास लौट जाना चाहिए और उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए। और रही बाय हाउ की बात, तो फिर आज तुम रोड को हिट करके रहोगे। अचानक से वहां पर जो पाथ होता है वो शाइन करना स्टार्ट करता है। चेन मैन्याओ बोल रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। बाय जोसन पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर बहुत सारी लड़कियां लैंप लेकर खड़ी होती हैं। उनके आगे कई सारे कल्टीवेटर ट्रम्पेट प्ले कर रहे होते हैं। फिर उसकी नजर ऊपर की ओर जाती है और वहां पर एक पैलन क्वीन होता है। मेट्रियार्क भी वहां पर पहुंच जाती है और वो बाय जोसन से बोल रहे होते हैं कि लॉर्ड बाई अब बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो। जायंट गोस्ट किंग हंसकर बोल रहे होते हैं कि मैंने पहले ऑर्डर कर दिया है कि बाय हाउ मेरी इकलौती बेटी से शादी कर रहा है और वो है जाओ जिमो। चेन मैन्याओ शॉक में होती है और बोल रही होती है कि ये जाओ जिमो से शादी कर रहा है। बाय जोसन पहले मना करता है, फिर वो सोचकर बोल रहा होता है कि ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जायंट गोस्ट किंग बाय जोसन को आगे पुश करते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी फैमिली में शादी करनी होगी। बाय जोसन के आगे जाते ही दो फीमेल कल्टीवेटर आती हैं और वो बाय जोसन को तैयार करने लग जाती हैं। कुछ देर पहले जब जायंट गोस्ट किंग ने बाय जोसन को अपने पैलेस में बुलाया होता है और उसके पास जाकर कान में कुछ बात बोली होती है, वो यही बात होती है कि जो जाओ जिमो है वो अकेले इस थ्रोन का बाहर उठा रही है। इस वजह से मैं ऐसे ही जाओ जिमो की शादी नहीं करवा सकता। और रही बात तुम्हारी बाय हाउ, तुम मेरे राइट हैंड मैन हो और गॉड सन भी हो और तुमने कई सारे ट्रायल में अपने आप को प्रूव करा है, तो फिर तुम ही वो पर्सन हो जिससे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। इस वजह से तुम ही सिर्फ उसे असिस्ट कर सकते हो। बाय जोसन अब पूरी तरीके से रेडी हो गया होता है। जायंट गोस्ट किंग बोल रहा होता है कि अब हम दोनों फैमिली बनने वाले हैं फ्यूचर में। बाय जोसन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि अगर मैं वाकई में रेड डस्ट ओल्ड डेविल के डेन में चला गया, यानी कि जाओ जिमो के घर पे चला गया, मेरी हालत मौत से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी, मुझे सफर करना पड़ेगा। जायंट गोस्ट किंग बाय जोसन की ओर देखकर और कह रहा होता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बहुत सारी बातें कहनी है। बाय जोसन के मुंह में कपड़ा ठूस रखा होता है उन लोगों ने। जायंट गोस्ट किंग उस कपड़े को हटाते और कह रहे होते हैं कहीं तुम एक्साइटेड तो नहीं हो। फिर बाय जोसन बोलना स्टार्ट करता और बोल रहा होता है कि शादी एक मेजर इवेंट है, ये पेरेंट्स और मैच मेकर ही डिसाइड करते हैं, ये इतना कैजुअल कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आराम से बैठकर डिस्कस करना चाहिए। तभी जाओ शिंग आता है और बाय जोसन से बोल रहा होता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम प्लान कर रहे हो कि तुम इसे आसानी से जाने दो, ये तो ऐसा ऑनर है कि दूसरे लोग इस बारे में पूछ भी नहीं सकते हैं और ना ही इसे मांग सकते हैं। मेट्रियार्क कह रही होती है कि बाय हाउ ने पहले ही बाय क्लैन को छोड़ दिया है और साथ ही में वाइल्ड लैंड में कोई भी रिलेटिव नहीं है। इस वजह से जाओ शिंगी तुम्हारी मैटरनल फैमिली की तरह कंसिडर किया जाएगा और वही विटनेस के तौर पर एक्ट करेगा। और रही 3 लेटर और 6 राइट की बात, उसका प्रोसीजर पहले ही कंप्लीट कर दिया गया है। प्रिंसेस के साथ तुम्हारी जो मैरिज है उसे पहले ही फाइल कर दिया गया है। इसके बाद बाय जोसन भूल रहा होता है, लेकिन जो मेरा कल्टीवेशन है वो काफी लो है, मैं प्रिंसेस के रिलाम का वर्दी नहीं हूँ। जायंट गोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि तुम्हें हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जब जाओ जिमो ये थ्रोन को इनहेरिट करेगी, तुम जायंट गोस्ट किंग कंसोर्ट रहोगे। फिलहाल अभी तुम कंसोर्ट डेजिग्नेट हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए मैं और जायंट गोस्ट सिटी हैं एज अ बैकअप, तुम बहुत जल्द कैचअप कर लोगे। ये बोलकर वो उसके कंधों में हाथ डालकर अपने साथ घसीटकर लेकर जा रहे होते हैं। बाय जोसन बोल रहा होता है कि ये सारी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन सारी बातों में सेंस है और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं कैसे कन्विंस हो गया उन सारी चीजों के लिए। फिर वो अचानक से बाय जोसन को धक्का देते हैं आगे की ओर। बाय जोसन बोल रहा होता है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे और भी कई क्वेश्चन पूछने हैं। जायंट गोस्ट किंग बाय जोसन को एक ट्रेजर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये ट्रेजर तुम्हारी हेल्प करेगा क्रिटिकल मोमेंट्स पे। अगर तुम इसे ढंग से इस्तेमाल करोगे तो फिर क्लाउड और रेन को भी तुम मैनिपुलेट कर सकते हो और सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी। फिर वो उसे पैलन क्वीन की ओर पुश करते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम सब इसे वॉरशिप की ओर लेकर जाओ और जल्द जल्द इसे आर्क एम्पायर सिटी की जायंट गोस्ट आर्मी में भेज दो। इसके बाद लॉर्ड वुचांग ऑर्डर देते हैं और वो वहाँ से डिपार्ट हो जाते हैं। बाय जोसन चिल्लाकर बोल रहा होता है कोई तरीका ढूंढो मुझे बचाने का। चेन मैन्याओ बोल रही होती है कि इस चीज़ में एक ही पर्सन इंटरवीन कर सकते हैं और वो है मेरे मास्टर। ये बोलकर वो टेलीपोर्टेशन एरिया में चली जाती है। जाओ शिंग बोल रहा होता है कि बाय हाउ तुम चिंता मत करो, मैंने सारी चीज़ें हैंडल कर ली हैं, बस तुम आराम से शादी कर लो।
बायशजन पैलिनकुन में बैठा होता है और आसपास फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। बायशजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि प्लीज कोई मुझे बचाओ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। बायशजन पैलिकुन में बैठा होता है और वो लॉर्ड वुचांग से बोल रहा होता है कि जैसे ही जाओ जिमो की एज हुई वो मैजेस्टिक सिटी में चली गई आर्मी को लीड करने के लिए। सरफेस पे उसने बहुत ही ग्रेट अथॉरिटी ली, लेकिन रियलिटी में वो भी एक हॉस्टेज के तौर पर रह रही है। लॉर्ड वुचांग कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही जनरल कमांडर की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो इतनी क्रूअल और अनरीजनेबल पर्सन नहीं है। फोर ग्रेट किंग के हायर ने एज अ हॉस्टेज लिया है इन्हें, और वैसे भी मैजेस्टी सिटी में बहुत सारे लोग मैजेस्टी एम्पायर को सर्व करते हैं और जो प्रिविलेज एरोगेंट सेलेस्टियल लॉर्ड है उनसे ज्यादा डील किया जाता है। बायशजन बोल रहा होता है कि मैं समझता हूँ, एक तरफ ऐसी जगह पर रहना और दूसरी तरफ फैमिली को प्रोटेक्ट करना। लॉर्ड वुचांग बोल रहे होते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम समझते हो, और वैसे भी हम कुछ ही देर में मैजेस्टी पैलेस पहुंचने वाले हैं। इधर मिलिट्री कैंप के पैलेस में जहाँ वो यहाँ पर पहुंचने वाला है हमारे मिलिट्री कैंप में। जाओ जिमो कह रही होती है कि आखिरी बार मैंने इस ट्रबल मेकर को एलिमिनेट नहीं किया था जायंट गोस्ट सिटी की वजह से, अब वो खुद यहाँ पर मेरे दरवाजे पे आ रहा है। कुछ ही देर बाद बायशजन अपने पैलिनकुइन में मिलिट्री कैंप पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर बायशजन बोल रहा होता है कि ये है जायंट गोस्ट लेजेंड का हेडक्वार्टर। अब बायशजन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है वो भी हट गई होती है। इस वजह से बायशजन अपना व्हील हटाता है और बोल रहा होता है कि ये जाओ जिमो बहुत ज्यादा क्रूअल है, जितना ज्यादा मैं सबमिसिव एक्ट करूंगा वो मुझे और ज्यादा डोमिनेट करेगी, इस वजह से मुझे इस बार टफ रहना होगा पूरे टाइम। बायशजन का पैलिनकुइन नीचे आ गया होता है और सारे गार्डों से घेर लिया होता है। फिर वो पैलिनकुइन से बाहर निकलता है, सबसे बोल रहा होता है कि मैं जायंट गोस्ट सिटी का ग्रैंड स्टीवर्ड हूँ, मेरा नाम बायहाओ है, इस वजह से तुम मुझे अपना जनरल कमांडर के पास ले चलो, वही मेरी फियोंसे है। ये सुनकर सारे गार्ड हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या वाकई में ये जनरल कमांडर का फियोंसे है। बायशजन आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है और वो सारे गार्ड दूर होते जा रहे होते हैं। फिर वो पैलेस के पास पहुंचकर बोल रहा होता है, जाओ जिमो आती है, वो गुस्से में बोल रही होती है कि जो तुमने अभी 3 वर्ड बोले हैं तुम दोबारा से बोलो। ये बोलकर वो उसके पास जा रही होती है, तभी उन दोनों के बीच में जायंट गोस्ट किंग का प्रोजेक्शन आ जाता है। जाओ जिमो अपने फादर को ग्रीट करती है, फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि जनरल कमांडर अभी भी मुझे फादर समझती है अपना, तुम एक लड़के को हैंडल नहीं कर पाई और तुम थ्रोन को इनहेरिट करना चाहती हो। जाओ जिमो तुम्हें समझना होगा, जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करी है एज अ फादर ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर मैं तुम्हारे सारे सुल्टर को बता दूंगा और वो तुम्हें परेशान करेंगे। गुस्से में उनकी ओर देखने जाते हैं, ये देखकर वो दोनों बिल्कुल करीब आ जाते हैं। फिर किंग उन दोनों का हाथ पकड़ता है, एक दूसरे के हाथ में थमा देता है। हाथ थमाने के बाद किंग उन दोनों से बोल रहा होता है कि अब तुम दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना है, वो भी प्यार भरी नजरों से। जाओ जिमो गुस्से से उसकी ओर देख रही होती है और बायशजन उसकी ओर डर के देख रहा होता है। कुछ सेकंड बाद जाओ जिमो मुस्कुराने लग जाती है और बायशजन का चेहरा लाल हो रहा होता है। ये देखकर किंग खुश होकर बोल रहे होते हैं कि ये हुई ना बात, जितने टाइम बायो यहाँ पर रहेगा उसे कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, मुझे कुछ पॉलिटिकल मैटर अटेंड करने, इस वजह से मैं तुम दोनों को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलकर किंग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जाओ जिमो एक कपड़े से अपना हाथ साफ कर रही होती है और बायशजन से बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर तुम्हें इंडोर करना होगा। ये बोलकर वो अपने पैलेस में चली जाती है और बायशजन अपने हाथ की ओर देख रहा होता है, उसका हाथ लाल हो गया होता है क्योंकि जाओ जिमो ने बुरी तरीके से उसके हाथ को क्रश कर दिया होता है। कुछ देर बाद फीमेल कल्टीवेटर बायशजन को उसके रूम में लेकर जाती है। बायशजन रूम के अंदर जाकर बोल रहा होता है कि यहाँ की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। फीमेल कल्टीवेटर कुछ भी नहीं कहती और वो बायशजन की ओर देखकर डोर को क्लोज कर देती है। अब रात हो गई होती है और जाओ जिमो अपने चैम्बर में होती है। फिर वहाँ पर फीमेल कल्टीवेटर आती है और उसे ग्रीट करके बता रही होती है कि सारी चीजें अरेंज कर ली गई है, अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि बाय हाओ के पास बहुत सारी ट्रिक हैं, एक प्रोटेक्टिव बैरियर उसे रोक नहीं पाएगा, बाय हाओ के बाहर पेट्रोलिंग को बढ़ा दो। ये बोलकर वो बाहर जाती है और सारे पैलेस गार्ड से बोल रही होती है कि अगर जरूरत पड़े तुम सबको पता है कि क्या करना है। सारे पैलेस गार्ड जाओ जिमो का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बायशजन अपने रूम में होता है और वहाँ पर बाय हाओ की स्पिरिट भी होती है। बायशजन फायर को रिफाइन कर रहा होता है। बाय हाओ बोल रहा होता है कि मास्टर क्या आप वाकई में 16 कलर फायर को रिफाइन कर रहे हो यहाँ पर। बायशजन बोल रहा होता है कि अगर नहीं करा तो फिर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। ये सुनकर बाय हाओ बाहर जाता डोर के पास और जैसे ही उसे टच करता है उसे थोड़ा सा झटका लगता है। बाय हाओ कह रहा होता है क्या इस प्लेस के बाहर रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, मास्टर आपने इसे पहले से डिटेक्ट कर लिया था। बायशजन बोल रहा होता है कि इसी वजह से तो हमें प्रॉपर्ली रिफाइन करना है इसे। लेकिन एक बात बताओ बाय हाओ, क्या तुम्हारी सोल बॉडी ने कुछ अनयूजुअल फील किया है यहाँ पर। बाय हाओ कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर एक अनकंट्रोल्ड ऑरा फील हुआ है पास ही में। ये सुनकर बायशजन भी अपनी पावर का यूज करता और बोल रहा होता है कि इस मैजेस्टी सिटी में अलग अलग तरीके के कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं जो कि वाइल्ड लैंड से आए हैं। ये सिर्फ ब्लड एनर्जी में रिच नहीं है बल्कि वायरलिटी, लेकिन साथ में किलिंग इंटेंट भी है जो कि वेंजफुल सोर्सेज को इफेक्ट भी करता है। बाय हाओ बोल रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे आइडिया इंप्रूवमेंट के लिए और फॉर्मुलाज हैं फॉलोअप के लिए, मुझे बस थोड़ा इंतजार करना होगा। बायशजन बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रैक्टिस के दौरान इसे एडजस्ट करने में यूज्ड टू हो गया हूँ, सॉल्यूशन को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे ही मेरे पास इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर कुछ देर बाद जिस रूम में बायशजन होता है उसमें एक बहुत ही बड़ा फायर का ब्लास्ट होता है। वो फायर का ब्लास्ट ऊपर आसमान की ओर जाता है। क्लाउड से लगने के बाद वो स्कैटर होकर अलग अलग जगह पे गिर रहा होता है जिससे कि वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है।
बाशजन का घर भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है, इस वजह से वो अपने टर्टल शेल में बाई हाउ के साथ छुपा होता है। वो दोनों बाहर का हाल टर्टल शेल में छुपकर देख रहे होते हैं। बाई हाउ बोल रहा होता है, मास्टर हम दोनों ने ट्रबल क्रिएट कर दी है। बाशजन बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसी टाइप की सिचुएशन से मैं पहले भी निकल चुका हूँ और मेरे पास का एक्सपीरियंस भी है। ये बोलने के बाद वो अपने फेस पे डस्ट लगाता है और टर्टल शेल से बाहर निकलकर एक्टिंग करने लग जाता है। मुझे बचाओ, यहाँ पर आग लगी है, कोई आकर आग को बुझाओ। तभी वहां पर वो पैलेस गार्ड आते हैं जो कि जाओ जिमो ने भेजे होते हैं पेट्रोलिंग के लिए। वो सारे बायजन की ओर बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल रहे होते हैं। ये देखकर बायजन बोल रहा होता है कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये यहाँ पर आग को बुझाने आए हैं। तभी एक पैलेस गार्ड बायजन पर अटैक करता है स्वॉर्ड से और बायजन उससे बच जाता है। फिर दूसरे गार्ड भी अपने स्पेयर से अटैक कर रहे होते हैं बायजन पे। बायजन उनसे बचता है और उनसे दूर जा रहा होता है, लेकिन वो पैलेस गार्ड अटैक करने से रुक नहीं रहे होते। उन्हें देखकर बायजन बोल रहा होता है कि ये सारे कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं है, लगता है कि ये सब किया धरा जाओ जिमो का है। इतना सब कुछ हो गया है कैंप में, वो अभी भी शांति से अपने चैम्बर में बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरों को यूज करके मुझे एलिमिनेट करना चाहती है यहाँ से। और इसी तरीके से वो जायंट गोस्ट किंग को एक्सप्लेन भी कर पाएगी। बायजन उनके अटैक से बचते बचाते जाओ जिमो के पैलेस के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो एंट्री करने जा रहा होता है पैलेस में, तभी एक बैरियर उसे चाहिए। लेकिन जायंट गोस्ट सिटी की रेपुटेशन है जो कि उन्हें मेंटेन करनी है, इस वजह से मैं तुम्हें मिलिट्री कैंप में मरने नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए मौत से ही बुरा होगा। तुम उसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो सारे गार्ड वहां से दूर चले जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद बायशजन अपने अपने बोल रहा होता है कि जाओ जिमो वाकई में एरोगेंट है और उसका हार्ट भी वेनमस है। अगर तुम ऐसे ही टॉर्चर गेम खेलना चाहती हो, मैं भी ऑल इन जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ एक बड़ा गेम खेलने के लिए भी तैयार हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन बायशजन मिलिट्री कैंप में घूम रहा होता है। वो वहां पर अलग अलग रूम चेक कर रहा होता है और कई सारे बीस्ट को भी परेशान कर रहा होता है। इसके बाद वो गार्ड्स के पास जाता है जो कि ड्रिल कर रहे होते हैं, वो उन्हें भी परेशान करने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे पूरे मिलिट्री कैंप के चक्कर लगाता है और वहां पर जितने भी होते हैं उन सबको परेशान करने लग जाता है। ये बात फीमेल कल्टीवेटर को पता चलती है। फिर वो जाओ जिमो के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि हम वाकई में ऐसे ही बाई हाउ को मिलिट्री कैंप में फ्रीली घूमने देंगे या फिर मैं कोई एक्शन लूं। जाओ जिमो बोल रही होती है कि तुम उसे इग्नोर करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो और कौन सी ट्रिक को इस्तेमाल कर सकता है। पैलेस के बाहर गार्ड पहरेदारी कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक गार्ड अपने आगे वाले गार्ड से बोल रहा होता है कि तुम्हारे बैग पर कुछ लगा है। वो गार्ड अपनी बैग देखता है और बोल रहा होता है कि ये तो किसी टाइप का टेल्समैन लग रहा है। अचानक से वो टेल्समैन शाइन करता है और वो गार्ड डिसअपेयर हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके वहां पर और भी गार्ड ऐसे डिसअपेयर होते जा रहे होते हैं। ये बात फीमेल कल्टीवेटर को पता चलती है। फिर वो जाओ जिमो के पास जाती है और बोल रही होती है कि जनरल कमांडर आपको बाहर आना होगा, बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है, आपको खुद आकर देखना होगा। ये सुनकर जाओ जिमो अपने पैलेस से बाहर जाती है। वो देखती है कि वहां पर जितने पैलेस गार्ड होते हैं वो सारे हवा में तैर रहे होते हैं और इधर बायजन बड़े ही आराम से लेटा होता है और उसके हाथ में बहुत सारे टेल्समैन होते हैं। रात को बायजन रूफ पर होता है और वहां पर डांस करते हुए अपने पिल्स को इधर उधर फेंक रहा होता है। कई सारी पिल्स को वो ऐसे चैम्बर में फेंकता है जहां पर गार्ड सो रहे होते हैं। पूरे मिलिट्री कैंप में वो सारी पिल्स को फेंकने के बाद वो ब्लास्ट हो जाती हैं और उसके स्मोक को इनहेल करने के बाद वो जितने भी गार्ड होते हैं वो अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। जो वो अरोमा होता है पिल्स का, वो धीरे धीरे करके मिलिट्री कैंप के नीचे जा रहा होता है जहाँ पर एक बीस्ट सोया हुआ होता है। उसके अरोमा की वजह से वो बीस्ट किंग जाग जाता है। फिर वो जंप मारकर मिलिट्री कैंप में आता है और वहां पर गार्ड्स को अटैक कर रहा होता है और साथ ही में आसपास की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी करता जा रहा होता है। ये सब होते हुए बाय हाउ दूर से देख रहा होता है और कह रहा होता है, मास्टर कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया है। ये बाज उनके हाथ में टेल्समैन होता है और बोल रहा होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है अभी। फिर वो टेल्समैन को ऊपर की ओर पुश करता है और अचानक से बादल काले पड़ने लग जाते हैं और लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है। पैलेस गार्ड डर गए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस पॉइजन स्मोक की वजह से जो बीस्ट किंग है वो बेकाबू हो गया है। फिर वो बीस्ट किंग उन पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी वहां पर जाओ जिमो पहुंच जाते हैं। फिर वो अपने हंटर से उस बीस्ट का मुंह बंद करती है और कोशिश कर रही होती है कि वो बीस्ट को वहां से कहीं दूर ले जाए। जाओ जिमो कह रही होती है कि पहले बाज उनके पॉइजन मिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट हुई थी, लेकिन लग रहा है कि इस बार और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट हुई है। जो बीस्ट होता है वो अभी बेकाबू हो रहा होता है, इस वजह से जाओ जिमो उसके हाथ और पैर को लॉक कर देती है और अपनी पावर का यूज करके बीस्ट को वहीं पर बेहोश कर देती है। इसके बाद जाओ जिमो कह रही होती है कि बाय हाउ तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है जो कि तुमने छुपा रखी है, ये कितनी बुरी बात है कि तुमने इन्हें गलत जगह पे यूज किया है और अगली बारी तुम्हारी है बाय हाउ। बायशजन एक जगह पर खड़ा होता है, वो वहां पर हेवन थंडर सोल क्लेंजिंग टेक्निक का यूज कर रहा होता है। वहां पर एक टोर्नेडो फॉर्म हो गया होता है, लगातार लाइटिंग स्ट्राइक हो रही होती है। बायशजन बोल रहा होता है कि जब मैं पहले रिफाइन कर रहा था तो फिर मैं किलिंग इंटेंट की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, उसमें वेंचफुल सोल्स की बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज थी और वही रूट कॉज था फेलियर का। बाय हाउ काफी डरा हुआ होता है और बोल रहा होता है, मास्टर ये स्मोक, ये सारे क्लाउड और ये थंडर लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बायशजन खुश होकर बोल रहा होता है कि एग्जैक्टली ये इफेक्ट तो मुझे चाहिए था। अचानक से टर्नेडो पे कोई अटैक करता है और वो टर्नेडो वहां से डिसअपेयर हो जाता है। बायशजन थोड़ा पीछे पुश होता है और वो देख रहा होता है कि उसके सामने जाओ जिमो होती है।
बाय सेशन जाओ जिमो से बोल रहा होता है, क्या जनरल कमांडर अपना प्रॉमिस ब्रेक करने वाली है और मुझे मारने वाली है। जाओ जिमो कह रही होती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन तुमने ट्रबल क्रिएट करी है और लगातार तुम फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूं। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। ये बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करते उसके चारों ओर रेड कलर का ऑरा आ जाता है। ये देखकर बाय सेशन बोल रहा होता है, लग रहा है कि जनरल कमांडर ने फैसला ले लिया है, लेकिन हमारे कल्टीवेशन लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुझे ऐसे मारना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा तुम्हारे लिए। अचानक से बाजुन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हाथ आ जाता है। बाजुन कह रहा होता है, क्यों ना हम दोनों बेट लगाएं, अगर मैं तुम्हारे सेलेस्टियल लेवल अटैक को सर्वाइव कर पाया तो फिर तुम मुझे जाने दोगी, अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं मौत को फेस करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें जायंट गोस्ट किंग को कोई भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या जनरल कमांडर की इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे बैट लगाएं? जाओ जिमो कह रही होती है कि मेरी एक स्ट्राइक तुम्हें मार नहीं पाएगी, तुम्हें ऐसा लगता है, तो फिर मैं बैट लेने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो अपने हैंड से अटैक कर देती है। बाजुन अपनी बोन टेम्परिंग का इस्तेमाल करता है और उसके साथ में इनडिस्ट्रिब्यूटेबल एम्पायर फिस्ट का भी इस्तेमाल करता है। जाके जाओ जिमो के हाथ पे लगती है और जाओ जिमो पे प्रेशर आ रहा होता है, लेकिन बाय सेशन मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अपनी पावर बढ़ाता है और जो उसकी फिस्ट होती है वो जाओ जिमो के सेलेस्टियल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर जाओ जिमो कह रही होती है कि इसकी युआनिंग फिस्ट की पावर काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि बाय जॉन भी इसे पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया था। इस बाय हाओ का बैकग्राउंड आखिर है क्या? जाओ जिमो और बाय जॉन दोनों ही थोड़े पुश हो गए होते हैं। बाय जॉन खड़ा होता है, उसके हाथ थोड़े से कांप रहे होते हैं। जितने भी गार्ड मिलिट्री कैंप में होते हैं वो सारे हैरान हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या वाकई में नैंसन सोल सेलेस्टियल बीइंग से फाइट कर सकता है? जनरल कमांडर की लाइफ में सिर्फ 2 ही नैंसन सोल कल्टिवेटर हैं जो कि ये मैनेज कर पाए हैं, एक है बाय सेशन और दूसरा है बाय हाओ। बाय सेशन जाओ जिमो से बोल रहा होता है, क्या जनरल कमांडर हमारी बेट को अब ऑनर कर सकती हैं और मुझे यहाँ से जाने दे सकती हैं? जाओ जिमो हंसने लग जाती है, बोल रही होती है, ठीक है बाय हाउ, मैं तुम्हें यहाँ पर घूमने दूंगी। तुम्हें मेरे मिलिट्री कैंप में घूमने देना इतना डिफिकल्ट नहीं है, साथ ही में मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट पाथ चूज करूंगी जिसे कि तुम्हें लेना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पर होगा तुम उसे धीरे धीरे एंड्योर करोगे। बायशन थोड़ा सा परेशान होता है और बोल रहा होता है कि तुम अभी भी वर्ड्स के साथ खेल रही हो। जाओ जिमो तुम सिर्फ वेट करो, हम भी देखते हैं कि कौन किसको आउटलास्ट करता है। दूसरी ओर सेलेस्टियल पैलेस में जो सेलेस्टियल किंग होते हैं वो ये सब होते हुए देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो इस लड़के ने अभी फिस्ट यूज की है वो नेदर वर्ल्ड एम्पायर फिस्ट है। ये नेदर वर्ल्ड के एम्पायर की लेगेसी भी है, इसे सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिसे कि नेदर वर्ल्ड के एम्पायर ने रिकॉग्नाइज किया हो, और अब जायंट गोस्ट किंग इसे अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं पास में चेन वेन्याओ भी खड़ी होती है और कह रही होती है कि मास्टर इस मैटर का क्या? सेलेस्टियल किंग बोल रहे होते हैं कि ये इतना अर्जेंट नहीं है, अगर वाकई में उसके पास एबिलिटी है इस सिचुएशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। तो जाओ जिमो अपने चैम्बर में फीमेल गार्ड के साथ होती है। वो उससे बात करके कह रही होती है कि आखिर में वो है कौन बाय हाउ। मेरे फादर थोड़े ओल्ड हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने बाय हाउ को थोड़ा नोबल और यूजफुल समझा है। अगर मैं वाकई में उससे डील करना चाहूँ तो फिर मेरे फादर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर मैं उसे सफर करने से ज्यादा मेरे सामने नील करते हुए देखना चाहती हूँ और मुझसे भीख मांगे यहाँ से बाहर निकलने की। फीमेल गार्ड बोल रही होती है, क्या हम ट्रेनिंग ग्राउंड अरेंज करें जिसमें कि हम आयरन मैन चैलेंज करवा सकते हैं? जाओ जिमो मना करती है और बोल रही होती है कि जितनी बाय हाउ की कॉम्बैट स्ट्रेंथ है उसके लिए ये चैलेंज उसका कंफर्ट जोन होगा, और वैसे ही मेरे पास दूसरे तरीके हैं उससे डील करने के लिए। कुछ देर बाद जाओ जिमो बाय सेशन को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। वहां पर पहुंचकर बाय सेशन बोल रहा होता है कि इतनी रिमोट जगह पे तुम मुझे क्यों लेकर आई हो? जाओ जिमो उसके पास जा रही होती है, बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लाई हूँ ब्रीडिंग के लिए। ये सुनते ही बाय सेशन चौंक जाता है और अपने उन्हें बोल रहा होता है, क्या ये वाकई में मेरे साथ वो करना चाहती है? जाओ जिमो बाय सेशन के करीब पहुंच गई होती है और बोल रही होती है कि इस मैटर को सॉल्व करने के बाद ही हम अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को फॉर्म कर सकते हैं। बाय सेशन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि अब मेरा काम तमाम हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे जैसा मास्टर जो कि हमेशा फ्रीली रहा है अब उसे इस वुमन की कैद में रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो इमेजिन कर रहा होता है कि उसके फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे होते हैं और जाओ जिमो उसे हस्बैंड कहकर बुला रही होती है। तभी बाय सेशन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये हो नहीं सकता है, मैं सबमिट नहीं करूंगा। जाओ जिमो पूछ रही होती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो? बाय सेशन बोल रहा होता है कि मैं बाय हूँ और मैं एक ऑनेस्ट मैन हूँ, मैं कभी भी नहीं डरता हूँ। जाओ जिमो कह रही होती है कि तुम्हारे पास इस जगह पर कोई चॉइस भी नहीं है। तभी अचानक से बाय सेशन के पीछे एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है। बाय सेशन पीछे मुड़ता और देखता है कि वहाँ पर वो बीस्ट खड़ा होता है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि ये बिग बैली बीस्ट जब से ग्रेट वॉल से यहाँ पर आया है इसने ब्रीड करने से मना कर दिया है, तुम यहाँ पर रहकर इन सारे बीस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ये बोलकर जाओ जिमो वहाँ से चली जाती है। बाय सेशन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि जाओ जिमो तुम एक वेनमस वुमन हो जिसका स्कॉर्पियन का हार्ट है। अब रात हो गई होती है और जाओ जिमो के मिलिट्री कैंप में बिल्कुल शांति होती है। सारे गार्ड धीरे धीरे करके अपने चैम्बर में जा रहे होते हैं सोने के लिए और आपस में बात कर रहे होते हैं। गार्ड कह रहे होते हैं कि हमारे कमांडर ने बाय हाउ को सबक सिखाया है, इसी वजह से कुछ दिनों के लिए हमारे इस कैंप में शांति है। जाओ जिमो अपने चैम्बर में बैठी होती है और वुडन की कार्विंग कर रही होती है। तभी अचानक से उसे कुछ शोर सुनाई देता है। उस शोर की वजह से गार्ड भी सारे जग जाते हैं। अब सुबह हो गई होती है और वो शोर अभी भी आ रहा होता है। सारे गार्ड बाहर आते हैं और वो अपनी ड्रिल कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी चट्टानें होती हैं पहाड़ियों पर वो सारी अपने आप गिर रही होती हैं। ये देखकर फीमेल गार्ड बोल रही होती है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बल्कि हमारा कैंप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
उसी टाइम जाओ जिमो वहाँ पर पहुंचती है और वो सीधा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने बाशजन को छोड़ा होता है बीच के साथ। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो अपना स्पेयर बाहर निकाल कर चलकर जा रही होती है। फिर वो देख रही होती है कि चारों ओर पिंक कलर का स्मॉग होता है। अपने स्पेयर की हेल्प से वो सारे स्मॉग को हटाती है और सारे बीच को देखकर बोल रही होती है कि ये काम हो गया है। बीस्ट अपनी आंखें खोल के जाओ जिमो को देखती है और वो गुस्से में आ जाते हैं। उसी टाइम बाशजन वहां पर पहुंचता है और उसकी आवाज सुनकर सारे बीस्ट शांत हो जाते हैं। जाओजिमो देखती है कि बाशजन एक बीस्ट पर होता है। बाशजन बोल रहा होता है कि ग्रैंड कमांडर हमारी गेस्ट हैं, तुम सारे कैसे डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हो। बाशजन एक बीस्ट के ऊपर आ रहा होता है, उसके हाथ में छोटा बीस्ट का बेबी होता है। फिर वो बीस्ट उसे नीचे उतारता है। बाशजन जाओजिमो से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा कैसे आना हुआ मेरी जगह पर। जाओजिमो बोल रही होती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे से रह रहे हो और ऑलमोस्ट तुम सारे इन बीस्ट के किंग भी बन गए हो। तुमने कौन सा मेथड यूज किया है। बाशजन बोल रहा होता है कि तुम मेथड की क्यों बात कर रही हो, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाएगा। मैं तो बस सबकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि इन सबकी छोटी छोटी डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकूं। ये सुनकर जाओजिमो बोल रही होती है कि अगर तुम इतने ही केयरिंग हो तो फिर ये अच्छी बात है, तो फिर तुम्हें हमारे सोल्जर की लीजन के लिए अपना पार्ट भी करना चाहिए। ये सुनकर बाशजन अपने में बोल रहा होता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ। इस बार ये जाओजिमो कोई नया तरीका लेकर आई है मुझे परेशान करने के लिए। जाओजिमो बोल रही होती है कि अब से बाय हाउ तुम हमारे किचन टीम के पार्ट हो। किचन टीम का काम बहुत ज्यादा थकावट वाला है और उन्हें लगातार काम करना पड़ता है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के, और शायद तुम किसी साबुन वाले पानी की ड्रॉप में डूब भी सकते हो। बाशजन बोल रहा होता है कि जाओजिमो तुम वाकई में मास्टर बाई को अंडर एस्टिमेट करने में फेल हो गई हो। इसके बाद बाशजन मिलिट्री कैंप में चला जाता है और वहाँ पर किचन में काम करने लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद चैम्बर के बाहर कुछ गार्ड ड्रिल कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से जाओजिमो गुजर रही होती है। अचानक से जाओजिमो रुक जाती है और उन गार्ड की ओर देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उन सबके पेट बाहर निकले हुए होते हैं। उसी टाइम बाशजन की आवाज आती है और चिल्लाकर बोल रहा होता है कि खाना रेडी हो गया है। ये सुनते ही जितने भी गार्ड होते हैं उन सब में भगदड़ मच जाती है और वो सारे किचन की ओर जा रहे होते हैं खाना लेने के लिए। ये सब देखकर जाओजिमो को गुस्सा आ रहा होता है। सारे गार्ड लाइन लगाकर किचन की ओर पहुंच गए होते हैं और वहां पर बाशजन बोल रहा होता है कि खाना रेडी हो गया और सबको गरम गरम परोसा जाएगा। आज मैंने कई सारी डिशेस बनाई जिसमें कि सॉल्टेड एग योल्क है, फ्राइड फॉक्सटेल ग्रास, प्लांटेन रूड विद ब्रेस्ड पोर्क नकल्स, वाटरमेलन स्टर्ड विद एग्स, क्लियर वाटर फ्राइड इंटेस्टाइन। सारे गार्ड बाउल लेकर जल्दबाजी कर रहे होते हैं। बाशजन बोल रहा होता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जाओजिमो गुस्से में किचन में आते चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि बाय हाउ तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सी जगह है। बाशजन बोल रहा होता है कि ये जगह किचन है और ये कुकिंग के लिए काम आता है ताकि हमारे सोल्जर अच्छे से और पेट भर के खाना खा सके, और यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाओजिमो पूछ रही होती है कि फिर तुमने क्या बनाया है। बाशजन बोल रहा होता है कि सिर्फ घर का खाना बनाया है मैंने। पहले तो मैंने मीट में अपने स्किलफुल नाइफ वर्क का इस्तेमाल किया है। कटिंग करने के बाद इनोवेटिव तरीके से सीजनिंग की है, उसे केयरफुल तरीके से मेन कोर्स के साथ डिजाइन किया है। एनिमल फैट और प्लांट फ्रूट, इसमें आयरन और फायर के पैशन को कैटलिस्ट की तरह यूज किया है। परफेक्टली तरीके से नेचर और ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंबाइन करके मैंने ये डिश तैयार की है जो कि मैंने स्पिरिट स्ट्रीम सेक्ट में सीखी थी। भला वो मेरे सीनियर ब्रदर का, उन्होंने मुझे ये प्रेशियस लेगेसी दी थी। इसके बाद बाशजन ने सबको खाना परोस दिया होता है उनके बाउल में। वहाँ पर फीमेल गार्ड भी होती है और उसके हाथ में खाना होता है। फिर जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेती है, उसे खाने के बाद वो सरप्राइज हो जाती है और खुश होकर बोल रही होती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। यही सेम रिएक्शन सारे गार्ड्स का भी होता है और बोल रहे होते हैं कि मास्टर बाई वाकई में कुकिंग के गॉड हैं, वही हैं जो कि जायंट गोस्ट लेजेंड में हमारे स्टमक को गार्ड कर रहे हैं। तभी जाओजिमो गुस्से में एक बाउल को फेंक देती है और अपने सारे गार्ड से बोल रही होती है कि तुम लोगों में वाकई में हिम्मत आ गई है। क्या तुमने अपनी ओर देखा है कि तुम कितने फैट हो गए हो कुछ ही दिनों में। एज अ लेजेंड तुम्हारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कहाँ पर गई है। बाशजन कह रहा होता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लगता है कमांडर उससे सेटिस्फाई नहीं होगी, क्यों ना अब मैं यहाँ से चला जाऊँ। जाओजिमो अपना स्पेयर निकालती है और बोल रही होती है कि तुमने ये सारी ट्रबल क्रिएट की है, यही तुम चाहते थे। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है। अटैक से बचने के लिए बाशजन किचन से बाहर चला जाता है। जाओजिमो कह रही होती है कि तुमने इस बार लाइन को क्रॉस कर दिया है। जायंट गोस्ट लेजेंड का सिर्फ एक ही मास्टर है और वो मैं हूँ। बाशजन बोल रहा होता है कि तुमने अपना मूव इस्तेमाल कर लिया, तो फिर इस बार मेरे ट्रम्प कार्ड की बारी है। ये बोलकर वो एक पेंडेंट टाइप का निकालता है जो कि उसे जाओजिमो के फादर यानी कि जायंट गोस्ट किंग ने दिया होता है। उस पेंडेंट के बाहर निकलते ही वो पेंडेंट शाइन करता है और उसमें से 2 रोप बाहर निकलती हैं और वो 2 रोप दोनों बाशजन और जाओजिमो के हाथ को बाइंड कर देती हैं। जाओजिमो उस रोप को तोड़ने के लिए अपनी ओर खींचती है, इसी वजह से बाशजन भी उसकी ओर खींचा हुआ चला जाता है। वो दोनों काफी करीब आ गए और ये देखकर जितने भी गार्ड वहां पर होते हैं वो सारे शॉक में आ जाते हैं। फिर बाशजन याद कर रहा होता है कि जब ये ट्रेजर जायंट गोस्ट किंग ने उसे दिया होता है तो फिर उन्होंने बोला होता है कि तुम्हें ये ट्रेजर सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में यूज करना है और ये तुम्हारी हेल्प करेगा सिचुएशन को बदलने में। बाशजन बोल रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग, क्या तुम्हें कोई ह्यूमैनिटी की बॉटम लाइन भी नहीं बची है। वो दोनों खींचातानी करने लग जाते हैं रोप को तोड़ने के लिए। इसके बाद वो दोनों अलग अलग मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोप को तोड़ने के लिए, जैसे कि फायर का, आइस का, स्वॉर्ड का यूज कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे कोशिश करने के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। बाशजन बोल रहा होता है कि वाकई में ये ट्रेजर तुम्हारे फादर ने ही भेजा है ताकि मैं तुम्हारे ट्रैप में रहूं। जाओजिमो कह रही होती है कि ये मैलिशियस बाइंडिंग है जो कि फोर्स रिलेशनशिप को बिल्ड करने में ध्यान देता है। वाकई में ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है।
ये बोलने के बाद वो अचानक से मुस्कुराने लग जाती है और अपने बोल रही होती है कि तुम सिर्फ वेट करो। फिर वो अचानक से अपना स्पेयर बाहर निकालती है और कह रही होती है कि जैसे रोजाना ट्रेनिंग होती है आज भी वैसी ही ट्रेनिंग होगी। सारे गार्ड शॉक में होते हैं। तभी फीमेल गार्ड बोल रही होती है कि कमांडर क्यों ना आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और ऑफिशियली शादी कर लो इससे। सारे गार्ड इस बात में हामी भरते हैं और कह रहे होते हैं कि आप एक्सटर्नल अफेयर हैंडल करना और ये इंटरनल अफेयर हैंडल करेगा। जाओ जिमो गुस्से में कह रही होती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर चुप होकर ट्रेन करो, और रही बाय हाथ तुम्हारी बात तो फिर तुम्हें कॉपरेट करना होगा प्रॉपर्ली तरीके से। मेरी ट्रूप की ट्रेनिंग के साथ तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना है। बाजन कह रहा होता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। तभी अचानक से जाओ जिमो अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो जानबूझकर ऐसे मूव इस्तेमाल कर रही होती है जिसमें कि बाजन को परेशानी हो रही होती है और वो इधर उधर से उठाकर फेंक रही होती है। वो उसे लगातार जमीन पर पटक रही होती है। ऐसी ट्रेनिंग करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। रात को दोनों साथ में होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। बाजन बाइट लेने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जाओ जिमो की वजह से वो बाइट नहीं ले पा रहा होता। जैसे ही जाओ जिमो बाइट लेने जा रही होती है तभी बाजन जानबूझकर उसका हाथ हिला देता है और उसका जो खाना होता है वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि फोर्स दोनों जगह इस्तेमाल होती है। जाओ जिमो गुस्से में टेबल को पलट देती है और सारा खाना बाजन के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद जाओ जिमो खड़ी होती है और अपने फीमेल अटेंडी से बोल रही होती है कि मैं नहाना चाहती हूँ। फिर वो अपने कपड़े उतारकर पूल में जाती है और वहां पर उसके साथ में बाजन भी होता है, लेकिन बाजन की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और उसकी गर्दन पे तलवार रखी होती है ताकि वो जाओ जिमो के करीब ना जाए। इसी बीच बाजन अपनी धर्मा आई का यूज करता है और वो जाओ जिमो को नहाते हुए देख रहा होता है। उसे नहाते हुए देखकर वो ब्लश करने लग जाता है और उसी टाइम जाओ जिमो उसकी ओर देखती है। बाजन अपनी आई का यूज करना बंद करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। तभी उसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नहाने के बाद जाओ जिमो अपने चैम्बर में जाती है अपने बेड पर सोने के लिए। वो अपने बेड पर लेटी होती है और जो बाजन होता है वो जमीन पर लेटा हुआ होता है बिस्तर बिछाकर। कुछ ही मिनट में आराम से बाजन सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर जाओ जिमो कह रही होती है कि ऐसी सिचुएशन में ये कैसे सो सकता है। ये बोलकर वो जानबूझकर अपना हाथ खींचती है जिस वजह से बाजन की टक्कर बेड से हो जाती है और वो उठ जाता है। बाजन भी बदला लेने के लिए अपना हाथ खींचता है, इस वजह से जाओ जिमो सीधा जाकर नीचे गिर जाती है। चैम्बर के बाहर फीमेल गार्ड खड़ी होती है और बोल रही होती है कि अंदर से इतना शोर आ रहा है, कहीं कमांडर खतरे में तो नहीं है। बाजन जमीन पर लेटा होता है और उसके ऊपर जाओ जिमो होती है और उन दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हैं, यहाँ तक कि उनकी नोज भी टच हो रही होती है। बाजन कह रहा होता है कि इसमें मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। तभी जाओ जिमो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और ये बोलकर शायद वो उसे चांटा मार देती है। फीमेल गार्ड बोल रही होती है क्या कुछ हुआ है। जाओ जिमो चिल्लाकर बोल रही होती है कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। बाजन कुछ बोलने जा रहा होता है तभी जाओ जिमो उसके मुंह और नाक पे हाथ रख देती है। फीमेल गार्ड अभी भी बाहर खड़ी होती है और उसे अजीब सी आवाजें आ रही होती है। तभी वहाँ पर और भी कई गार्ड पहुंच जाते हैं। वो सारे विंडो के थ्रू अंदर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। फीमेल गार्ड कह रही होती है कि देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सारे यहाँ से चले जाओ। चैम्बर के अंदर बाजन और जाओ जिमो कुछ सेकंड बाद एक दूसरे से दूर होते हैं। उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ गई होती है और वो दोनों ब्लश कर रहे होते हैं। अचानक से उन दोनों में फाइट होने लग जाती है और बाहर विंडो से उन दोनों की शैडो को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों हक कर रहे हैं। गार्ड शॉक में होते और कह रहे होते हैं किसने सोचा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप इतनी जल्दी डेवलप होगा। अंदर से लगातार आवाजें आ रही होती हैं और बार बार शैडो में ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर फीमेल गार्ड अपने मुंह पे हाथ रखती है और बोल रही होती है कि वाकई में हमारी कमांडर सीक्रेट रखती हैं। बाजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा रिडिकुलस हो रहा है, क्या तुम सोने नहीं वाली हो। इसके कुछ देर बाद वो दोनों बाहर जाते हैं एक पहाड़ी पर। बाजन बोल रहा होता है कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ग्रोव पर नहीं जाऊंगा, तुम्हें आर्मी में अपनी इमेज को मेंटेन करने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आकर माउंटेन टॉप पे छुपना नहीं चाहिए सोने के लिए। जाओ जिमो कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब करना चाहती हूँ। बाजन बोल रहा होता है कि ये मैटर सारा किया धरा तुम्हारे फादर का है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था। ये बोलकर अपने साइड में देखता है जब तक जाओ जिमो वहाँ पर सो चुकी होती है। अब सुबह हो गई होती है। जैसे ही सनराइज होता है तो फिर पहले किरण जाओ जिमो के फेस पर पड़ती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। जाओ जिमो अपनी आंखें खोलकर देखती है कि उसका सर बाजन के शोल्डर पर होता है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट होता है। फिर वो अपना सर हटाती है उसके शोल्डर से और ब्लैंकेट को देखकर थैंक यू कह रही होती है। बाजन उसे वेलकम बोलता है और वो दोनों सनराइज होते हुए देख रहे होते हैं। अब करीबन एक महीना ऐसे ही बीत गया होता है और वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। जाओ जिमो एक स्क्रॉल लेने जा रही होती है, फिर बाजन उसकी हेल्प करता है। वो दोनों अलग अलग बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी फीमेल गार्ड वहाँ पर आती है और बोल रही होती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे पूछना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन अब आप दोनों के हाथ जो है वो खुल चुके हैं। ये सुनकर वो दोनों अपने हाथों की ओर देखते हैं और वहाँ से रोप हट चुकी होती है। फिर वो दोनों दूर हो जाते हैं। उन दोनों के बीच की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई होती है, इस वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को जाओ जिमो अपने चैम्बर में होती है और अपने बेड पर लेटी हुई होती है। उसे नींद नहीं आ रही होती और बार बार बाजन के बारे में सोच रही होती है कि जो भी उसने एक महीने के बीच में जो पल बिताए होते हैं। दूसरी ओर बाजन भी अपने चैम्बर में नहीं सो पा रहा होता। कुछ देर बाद उसके चैम्बर के बाहर आवाज आती है कि बाय हो, क्या तुम सो गए हो। फिर बाय चाचन डोर ओपन करता है और वहाँ पर जाओ जिमो होती है और जाओ जिमो चैम्बर के अंदर चली जाती है। बाजन के चैम्बर के बाहर फीमेल गार्ड्स के साथ में कुछ मेल गार्ड भी होते हैं। वो सारे विंडो से उन दोनों की शैडो को देख रहे होते हैं। मेल गार्ड कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वाकई में कमांडर घर के अंदर है। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है कि मैंने खुद देखा है उसे अपनी आंखों से जाते हुए, वो भी इतनी रात को एक मैन और वुमन अकेले हैं एक रूम में। फीमेल गार्ड उसके सर पे पंच मारती बोल रही होती है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि उन दोनों ने अंदर कोई स्पेल यूज किया है, तभी बाहर आवाज नहीं आ रही है।
उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कोई सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है। अचानक से बाज उनकी शैडो जाओ की शैडो के पास जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। ये देखकर बाहर सारे गार्ड चौंक गए और बोल रहे होते हैं क्या ये ऐसे ही किस कर रहे हैं। लेकिन चैम्बर के अंदर बाज और जाओ एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं। बाज विंडो के पास खड़ा होता है और जाओ विंडो से थोड़ा दूर खड़ी होती है और जैसे ही बाज एक कदम आगे बढ़ाता है तो फिर ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों की शैडो किस कर रही है। बाज जाओ से बोल रहा होता है कि तुम रात को मेरे चैम्बर में आई हो बिना किसी वार्निंग के। अचानक से जाओ थोड़ा करीब जाती है और बाहर शैडो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों हक कर रहे हैं किस करने के साथ साथ। तभी जाओ कैंडल को बुझाती है और सबसे बोल रही होती है कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर गार्ड कह रहे होते हैं कि अंदर चीजें बहुत ज्यादा जल्दी हो रही हैं। फीमेल गार्ड उन दोनों को चुप कराती है और वहां से चली जाती है। चैम्बर के अंदर बाजन बोल रहा होता है कि बात करने के लिए तुमने लाइट क्यों बंद की है। जाओ बता रही होती है कि बाहर कुछ लोग हैं। बाजन बोल रहा होता है कि तुम इतनी रात को मेरे चैम्बर में इसलिए आई हो क्योंकि तुम अकेले नहीं सो पा रही हो। जाओ थोड़ा सा सैड होती है और बोल रही होती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब तुम्हें 3 और महीने वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कल यहाँ से जा सकते हो। बाजन बोल रहा होता है क्या तुम वाकई में मुझे जाने दे रही हो। जाओ कह रही होती है कि अभी तक मैंने अपना माइंड चेंज नहीं किया है। कल सुबह होने पर सबसे पहली चीज तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना है। बाजन बोल रहा होता है कि कल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मुस्कुराता और कहता है कि मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चैम्बर से बाहर निकलता और कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वाइल्ड लैंड में रह लूंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे फ्योन से। मेरे बिना तुम दोबारा अपनी उसी लाइफ में लौट सकती हो जो कि बिल्कुल ब्लैंड और बोरिंग है। रहना। ये सुनते ही सारे गार्ड खुश होकर बोल रहे होते हैं कि आखिरकार बाय हाउ यहाँ से जा रहा है। लेकिन ये उतनी भी अच्छी बात नहीं है, कल हम क्या खाएंगे। अगली सुबह बाय जजम वाइल्डलैंड में होता है और वहाँ पर वो अपने टैबलेट के थ्रू जैंट गोसिंग से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो टेम्परेरी तौर पे कैंप को छोड़कर जा रहा है। जैंट गोसिंग कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम टेम्परेरी तौर पे कैंप को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन कहीं तुम जैंट गोस सिटी तो वापस नहीं आ रहे हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। बाजन जवाब नहीं देता। फिर वो टैबलेट को फेंककर बोल रहा होता है कि अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ और वैसे भी अब मैं अपनी फ्लेम रिफाइनमेंट रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अभी मैं इतनी जल्दी ग्रेट वॉल पर नहीं लौट सकता हूँ। मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि इतनी वास्ट वाइल्ड लैंड में मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी रुकने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर चेन मैन्याओ पहुंच जाती है। चेन मैन्याओ बाजन के पास जाती और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आई हूँ। बाजन कहता है कि मुझे। चेन मैन्याओ याद कर रही होती है कि जब उसने अपने मास्टर को बताया होता है बाजन के बारे में, तो फिर उसके मास्टर ने कहा होता है कि अगर वाकई में उसमें एबिलिटी है, ये मैटर अपने आप ही चेंज हो जाएगा और तुम उसे पिक कर सकती हो तब, और तुम उसे और भी अच्छे तरीके से जान सकती हो। बाजन बोल रहा होता है कि तुम मुझे कहां पर लेकर जा रही हो। चेन मैन्याओ कह रही होती है कि तुम मेरे साथ सेलेस्टियल एम्पायर सिटी जा रहे हो। मुझे पता है कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेरे मास्टर पूरे सेलेस्टियल एम्पायर को डोमिनेट करते हैं, जबकि वहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो लगातार नोबल फैमिली के लॉर्ड्स को जीत रही है। लेकिन जो भी वहाँ पर पावर को होल्ड करता है वो वहाँ के रीजनल वॉर लॉर्ड से थोड़ा बच के रहता है। तुम्हारी जो आइडेंटिटी है जायंट गोस्ट सिटी में वो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। फिर चेन मैन्याओ बाजन का हाथ पकड़ते और उसे लेकर सेलेस्टियल एम्पायर सिटी में पहुंच जाती है। चेन मैन्याओ बाजन को अपने साथ इंपीरियल सिटी लेकर आ गई होती है। चेन मैन्याओ ने बाजन का हाथ पकड़ रखा होता है और उसे अंदर लेकर जा रही होती है। साथ ही हम बता रही होती है कि ये फॉर्मर कोर थी इस वर्ल्ड की। इसके बावजूद भी जो उसका 2/3 हिस्सा है आर्क एम्पायर सिटी का वो अंडरग्राउंड में है और बाकी का जितना बचा हुआ एरिया है तुम देख सकते हो कि वो कितना बड़ा है। यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट 89 हुआ करता था, वो इस सिटी का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता था। सिटी के अंदर घुसने के बाद जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सारे चेन मैन्याओ को देखते ही बो कर रहे होते हैं और जैसे ही वो बाजन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि ये तो बाय हाउ है, ये तो इंगेज है ना जाओ जिमो से, लेकिन ये इतना क्लोज क्यों है होली मेडन के साथ। ये सब सुनकर बाजन चेन मैन्याओ से बोल रहा होता है कि हम दोनों को कुछ ज्यादा ही नोटिस किया जा रहा है यहाँ पर। चेन मैन्याओ कह रही होती है कि ये तो छोटी मोटी गॉसिप है, तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बोलने के बाद वो दोनों मेन सिटी में पहुंच जाते हैं। बाजन चारों ओर देखकर वहां पर सोल बॉडीज की सेल हो रही होती है। चेन मैन्याओ बता रही होती है कि जो इंपीरियल सिटी में सोल बॉडीज हैं उन सबको स्पेशल टेक्निक से रिफाइन किया गया है और वो सारी सोल सर्वेंट हैं। यहाँ तक कि जो उनकी अपीयरेंस है वो भी कस्टम मेड है, तुम अपने अकॉर्डिंग उन सबको बनवा सकते हो और ये इंपीरियल सिटी का एक यूनिक ट्रेंड बन गया है। फिर बाजन देखता है कि एक शॉपर एक लेडी होती है जो कि एक सोल खरीद रही होती है और जो सोल बेच रहा होता है उस लेडी के अकॉर्डिंग उसका रूप और रंग चेंज कर रहा होता है। ये देखकर बाजन थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने में बोल रहा होता है लगता है कि अब बाय हाउ मेरा सोल सर्वेंट बनने के लिए प्रिटेंड कर सकता है। कुछ देर बाद दोनों गली में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर चेन मैन्याओ बाजन का हाथ छोड़ते और बोल रही होती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही पब्लिक में यहाँ पर खींच कर ले आई। बाजन बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे ही मैंने बहुत सारे सोल कैटल में एनिमीज बनाए थे और अगर यहाँ पर भी कुछ लोग अफंड हो गए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे थैंक यू कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। चेन मैन्याओ बाजन के पास जाती और बोल रही होती है कि मैंने सारी जगह छान मारी और तुम्हारे लिए ये जगह ढूंढी है रुकने के लिए। बाजन हंसकर बोल रहा होता है कि होली मेडन मेरे बारे में इतना सोच रही है, वैसे तुम क्या जानना चाहती हो। चेन मैन्याओ कह रही होती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो फिर मैं नहीं पूछूंगी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। चेन मैन्याओ के जाने के बाद बाजन थोड़ी सी सांस लेता और बोल रहा होता है कि इसका एटीट्यूड देखकर लग रहा है कि ये मुझे पहचान चुकी है। इसके बाद वो अपने घर में जाता है जो कि चेन मैन्याओ ने उसके लिए सिलेक्ट किया होता है। घर के अंदर पहुंचकर वो सारा घर देख रहा होता है। फिर वो उस घर का दूसरा डोर ओपन करता है। डोर के ओपन होते ही वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने मेन कमर्शियल स्ट्रीट आ जाती है।
फिर वो बाई हाउ की सोल को बाहर निकालते उससे बोल रहा होता है कि अब से हम दोनों मास्टर और सर्वेंट हैं, अब हम यहाँ पर एक शॉप ओपन करेंगे और यहीं पर रहेंगे। बाई हाउ बोल रहा होता है कि मास्टर, मैंने सुना है कि हमारे सामने ही म्याओ फैमिली रहती है और वही इंपीरियल सिटी में सोल रिफाइनिंग एसोसिएशन की हेड है। बाई एजेंट बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक बिजनेस कॉम्पिटिशन है और तुम्हारे मास्टर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। अचानक से बादशाह के घर के बाहर एक लाइट शाइन होती है और वहां पर कई सारे कल्टीवेटर की भीड़ लग जाती है और वो कल्टीवेटर लाइट देखकर बोल रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने 8 टाइम सोल रिफाइनिंग की है, शायद यहाँ पर एक नई सोल रिफाइनिंग शॉप ओपन हुई है। उसी टाइम वहां पर एक और कल्टीवेटर आता है, वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, किसे नहीं पता कि इंपेरियल सिटी में सोल रिफाइनिंग की शॉप अकेले म्याओ फैमिली को बिलोंग करती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि उसने यहाँ पर शॉप खोली है, लगता है कि वो ट्रबल ढूंढ रहा है। सामने म्याओ फैमिली की शॉप में उनके हेड भी वहीं पर बैठे होते हैं, वो ये सब देख रहे होते हैं। तभी बादशाह घर से बाहर निकलता और बोल रहा होता है, सॉरी सबको डिस्टर्ब करने के लिए। फिर वो अपने हाथ में एक बैल लेता है और बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर कैजुअली रिफाइन कर रहा था। उस बैल को देखकर डिसाइपल चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। तो फिर जो कल्टीवेटर होता है जो चिल्लाकर बोल रहा होता है वो कह रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर सीन क्रिएट कर रहा है, ये जानबूझकर सबकी अटेंशन लेना चाहता है। फिर वो सारे डिसाइपल ध्यान से देखते हैं और उस बेल पे 8 रिफाइनिंग का पैटर्न होता है और वो कह रहे होते हैं, लगता है कि ये बाय हाउ 3rd ग्रेड सोल रिफाइनर है। फिर वो कल्टीवेटर कहता है कि भले ही इस आइटम पे सोल पैटर्न है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि इसने खुद रिफाइन किया है। ये बादशाह बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आज मैं अपनी शॉप की ओपनिंग प्रमोशन में रैंडमली ऑडियंस में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा और उसे ये फ्री रिफाइनमेंट आइटम दूंगा। सारे डिसाइपल तैयार हो जाते हैं उस आइटम के लिए। तभी वो कल्टीवेटर सबको हटाकर बोल रहा होता है, किसे पता कि तुमने पहले से यहाँ पर अपना बंदा खड़ा कर रखा हो, अगर तुम्हें वाकई स्किल है तो फिर तुम मुझे पिक करो। ये बोलकर वो उसे अपना एक जेट पेंडेंट देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास एक इंस्टेंस का टाइम है और तुम्हें इस पेंडेंट को 10 टाइम रिफाइन करना है मेरे लिए। 5 जन वो पेंडेंट लेकर बोल रहा होता है कि तुम देखो और वेट करो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। कल्टीवेटर कह रहा होता है कि अगर तुम रिफाइन नहीं कर पाए और तुमने सबको डिसपॉइंट करा तो फिर मैं तुम्हारी शॉप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दोपहर में ये कल्टीवेटर बादशाह से मिला होता है और उसने इसे पैसे दिए होते हैं ये सब एक्टिंग करने के लिए। कल्टीवेटर सबसे चिल्लाकर बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है, ये सिर्फ म्याओ फैमिली की लोकेशन को यूज करके लोगों को स्कैम करना चाहता है ताकि ये पैसे कमाकर यहाँ से भाग सके। ये सब देखकर बाय हाउ बोल रहा होता है कि वाकई में मास्टर ने इसी बिजनेस एक्सपीरियंस के बारे में बोला था। सारे डिसाइपल आपस में बात करो तो कह रहे होते हैं कि इस इंपीरियल सिटी में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, चलो देखते हैं क्या वाकई में ये रियल है, हमें रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। कल्टीवेटर कह रहा होता है कि मैं सबको एक बात बताता हूँ, अगर ये वाकई में सक्सीड हो गया तो फिर मैं इसे ग्रैंडफादर बोलूंगा। तभी बादशाह बाहर आ जाता है वो पेंडेंट लेकर। सारे डिसाइपल चौंक गए तो बोल रहे होते हैं कि ये तो अभी अंदर गया था और ये वापस भी आ गया, लगता है इतनी जल्दी रिफाइनिंग हो गई। म्याओ फैमिली के हेड ये सब देखकर बोल रहे होते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो कल्टीवेटर नील डन हो जाता है और बादशाह से बोल रहा होता है कि इस पेंडेंट पे वाकई 10 सोल रिफाइनिंग पैटर्न है, मैं वाकई में ब्लाइंड था ग्रैंडफादर, आप वाकई में ट्रू मास्टर हो, अब से मैं ही आपको सोल रिफाइनिंग के लिए रिकॉग्नाइज करता हूँ। ये सुनते ही सारे डिसाइपल शॉप के पास इकट्ठा हो जाते हैं। बादशाह बोल रहा होता है, थैंक यू सबके सपोर्ट के लिए, अब मेरी शॉप ऑफिशियली ओपन हो गई है। इसके बाद बैनर में से कर्टेन हटते हैं और वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। म्याओ फैमिली की बेटी यानी कि लिनार को पता चल गई होती है ये बात, तो फिर वो अपने फादर से बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम उसे ऐसे ही राइज नहीं होने देंगे। म्याओ लिनार के फादर बोल रहे होते हैं कि जो हेवन पैलेस की चेन फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है अब, और उनका एल्डेस्ट बेटा चेन श्योंग वो एक बेवकूफ़ अमीर यंग मास्टर है। ये सुनकर लिनार मुस्कुराती और बोल रही होती है कि फादर मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हो। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक ब्रोथल में पहुँचती है जहाँ पर कि चेन श्योंग होता है कुछ लड़कियों के साथ। चेन श्योंग लड़कियों को भेजता है, तभी लिनार चेन श्योंग के पास जाती है और उससे कह रही होती है, यंग मास्टर मैं आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने आई हूँ, क्या आपने हमारी शॉप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है। चेन श्योंग खुश होकर लिनार को हक करने जा रहा होता है, तभी लिनार उससे दूर हट जाती है और बैल्कनी पे जाकर बोल रही होती है कि मुझे कुछ लोग बुली कर रहे हैं, क्या फिर भी यंग मास्टर ऐसे ही देखते रहेंगे ये सब होते हुए, आप बस यहाँ पर मजे के बारे में सोच रहे हो। चेन श्योंग लिनार के पास जाकर बोल रहा होता है कि लिनार तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा मेरे पास क्या चीज़ है, वो है पैसा। मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ ये बाय हाउ यहाँ पर नहीं टिक पाएगा और करीबन 3 दिन के अंदर ये यहाँ से भाग जाएगा। अगली सुबह म्याओ फैमिली की शॉप के बाहर बहुत सारी फीमेल कल्टीवेटर खड़ी होती हैं और वो सारे डिसाइपल का वेलकम कर रही होती हैं और चेन श्योंग उस शॉप में उतर कह रहा होता है कि मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूँ हेवन पैलेस की हमारी चेन फैमिली म्याओ फैमिली की शॉप को फंड कर रही है, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं वो आधे प्राइस में बेचे जाएंगे। ये सुनते ही सारे डिसाइपल शॉप के अंदर जा रहे होते हैं भागते और कह रहे होते हैं कि ये शॉप करीबन 100 सालों से अब ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ज्यादातर जितने भी इंपीरियल सिटी में सोल कल्टीवेटर होते हैं वो सारे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो अपने नए नए वेपन रिफाइंड के लिए लगातार वहाँ पर लाइन बनाकर खड़े रहते हैं और आधे दाम पर प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं। ऐसे कुछ दिन तक लगातार शॉप में भीड़ रहती है और लगातार लोग रिफाइंड आइटम खरीद रहे होते हैं। पूरे सिटी में म्याओ फैमिली की शॉप के बारे में बात फैल गई होती है और वो सारे बात कर रहे होते हैं कि जो अभी नई शॉप खुली है वो म्याओ फैमिली की शॉप के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है।
चैन शोंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि जितने आइटम हमने बेचे हैं अब तक उससे पूरा वाइल्डलैंड भर सकता है। ऐसे सेल चलती रहती है। फिर अगले दिन कुछ डिसेबल पहुंच जाते हैं शॉप के बाहर। उन्हें गार्ड बाहर ही रोक लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट अगले साल की है, तुम्हारे वेपन बुक किए गए हैं अगले साल के लिए। ये सुनकर डिसेबल भड़क जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि तुमने ये बात तब नहीं बोली जब हमने डिपॉजिट दिया था। अगर तुम्हारे पास सामान ही नहीं है बेचने के लिए तो फिर तुम हमें वेट क्यों करा रहे हो। एक एक करके वो सारे पत्थरबाजी कर रहे होते हैं चेन शोंग पर, बोल रहे होते हैं कि तुम एक फ्रॉड हो। तभी बाशों की शॉप से एक लाइट बाहर आती है और बाशों बाहर आकर बोल रहा होता है कि सारे कल्टीवेटर क्यों ना आप लोग इस और देखो, मेरी छोटी सी शॉप में बहुत सारा स्टॉक है। चैन शोंग शॉप के अंदर देखकर चौंक जाता है, बोल रहा होता है कि ये तो सारा हमारा ही सामान है। बाशजन बोल रहा होता है कि अब तुम ही आधे दाम पे बेच रहे थे तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका एडवांटेज लिया जाए। बाशजन ने दोबारा उसी कल्टीवेटर को पैसे दिए होते हैं जिसने की एक्टिंग करी होती है उसकी शॉप के बाहर। वही कल्टीवेटर अपने सारे साथियों के साथ मियाओ फैमिली की शॉप में जाता है और वो सारे आइटम्स को खरीद लेता है अलग अलग दिन पर। बाशजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि वर्ल्ड की बेस्ट सोल रिफाइनिंग शॉप अब ओपन हो गई है और सारे ऑर्डर रेडी हैं, वो भी सेम डे पे पिकअप करने के लिए। अगर कोई भी डैमेज होता है प्रोडक्ट में तो फिर उसे 10 फोल्ड कंपनसेशन दिया जाएगा और साथ ही में हम कोई नई सोल मेडिसिन भी बेच रहे हैं। चैन शोंग शॉप के पास जाता और बोल रहा होता है कि हमने तुम्हारा सोल रिफाइनिंग बिजनेस चुरा लिया तो फिर अब तुम अपना रास्ता बदल रहे हो। चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना और स्ट्रगल करोगे ऐसे ही। बाशजन बोल रहा होता है कि जो मेरी मेडिसिन है वो मसल और बोन्स को ताकतवर बनाती है, इसे लेने के बाद बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। चेनशोंग कह रहा होता है कि तुम बेकार में ही एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, कोई भी तुम्हारी ट्रिक में नहीं फंसेगा। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और बाशजन उसे अपनी पिल देता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी वो पिल खाता है उसके अंदर वायरलिटी का ब्लास्ट होता है और वो बूढ़े से जवान बन जाता है और साथ ही में उसकी बॉडी भी बन जाती है। चेनशोंग ये सब देखकर चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सब देखकर शॉप के बाहर डिसाइबल की भीड़ लग जाती है, वो सारे सोल मेडिसिन खरीद रहे होते हैं। बाशजन की शॉप भी बहुत अच्छी चलने लग जाती है। अब वहीं पास में जाओ होंग, लिटिल वुल्फ गॉड और म्याओ लिनार ये सब होते हुए देख रहे होते हैं। लिटिल वुल्फ कह रहा होता है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इसने हमें सोल कैटल में भी ह्यूमिलेट करा था, अब ये यहाँ पर आया है ट्रबल क्रिएट करने के लिए, क्यों ना हम इस पर डायरेक्टली अटैक करें। जाओ होंग बोल रहा होता है कि तुम ये बात मत बोलो कि इसके साथ में होली मेडन है। लिनार कह रही होती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया तो फिर मेरे पास ज़रूर एक प्लान होगा। अब वो हमारे सामने सोल और मेडिसिन रिफाइन कर रहा है तो फिर हमें उसे करने देना चाहिए। अगले दिन बाशजन अपनी शॉप के बाहर बैठा होता है, तभी वहाँ पर चेन शोंग पहुँच जाता है। फिर वो बाशजन के सामने एक ट्रेजर रखता और बोल रहा होता है कि ये मेरी चेन फैमिली का ट्रेजर है। जायंट गोस्ट सिटी में सिर्फ तुम ही हो जो कि इसे 12 कलर फायर से रिफाइन कर सकते हो। इस ट्रेजर को तुम्हें 13 टाइम रिफाइन करना है मेरे लिए। सारे डिसाइपल ट्रेजर को देखकर चौंक जाते और कह रहे होते हैं कि इस ट्रेजर पे तो रॉयल फैमिली का निशान है। तभी वहाँ पर जाओ होंग लिटिल वुल्फ भी पहुंच जाता है। लिटिल वुल्फ कह रहा होता है कि अगर तुमने इसे डैमेज किया तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज वेट कर रहे हैं। बाशजन उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बोल रहा होता है क्या मैं इसे मना कर सकता हूँ। लिटिल वुल्फ कह रहा होता है कि ये अच्छी बात है, तुम मना करना चाहते हो तो फिर उससे पहले तुम्हें अपना ये साइन का बॉर्डर स्मैश करना होगा और इम्पेरियल सिटी से बाहर जाना होगा और साथ ही में तुम कभी भी सोल रिफाइनिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तभी बाशजन अपना एक फैन बाहर निकालता है लिटिल वुल्फ की ओर करके बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है बार बार, पता नहीं है यहाँ पर कहाँ से आ गई है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है। लिटिल वुल्फ गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम मार मांग रहे हो। बाशजन बोल रहा होता है कि मुझे डर है कि मेरे जो हैंड है वो शेक करने लग जाएंगे। ये सुनते ही चेन शोंग खुश हो जाता है, बोल रहा होता है कि बाय हाउ तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरी चेन फैमिली का बिजनेस है, अगर तुमने मेरा काम करने से मना किया तो फिर तुम्हारी शॉप ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रहेगी। बाशजन बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आप मुझे वाकई में एक डिफिकल्ट पोजीशन में डाल रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो इस लेवल की सोल रिफाइनिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ क्या तुम्हारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। चेन शोंग बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो। लिटिल वुल्फ और जाओ होंग चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम्हें रिफाइन करना होगा अभी। फिर वो दोनों अपने सोल टावर बाहर निकाल के रखते हैं बाशजन के सामने और साथ ही अपने कुछ ट्रेजर भी रख देते हैं। बाशजन बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, इतना काफी नहीं होगा। तभी चेन शोंग अपना जेड पेंडेंट बाशजन की ओर फेंकता है और बोल रहा होता है कि ये मेरा लाइव जेड पेंडेंट है, इसकी हेल्प से तुम मेरी चैन फैमिली से कभी भी डेप्ट कलेक्ट कर सकते हो। बाशजन बोल रहा होता है यंग होती है उसमें फेक मेडिसिन मिला दी होती है, जैसे ही फेक मेडिसिन एक बार फैलेगी और वो सोल रिफाइनिंग फेलियर के साथ कंबाइन करेगी अचानक से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, इससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। बाशजन ने पिल फर्नेस में रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है और ये सब होते हुए सारे बाहर से देख रहे होते हैं उसकी शैडो के थ्रू। बाशजन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, वो तीनों खुश हो रहे होते हैं। चेन शोंग बोल रहा होता है कि अब ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा साइन है, अब ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज हमारी है। वाकई में उसका रिफाइन करने का तरीका काम नहीं कर रहा है, अब वो और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। शॉप के बाहर बहुत सारे क्रैक्स आगे होते हैं उसके डोर पर। लिटिल वुल्फ जाओ होंग बहुत ज़्यादा खुश होकर बोल रहे होते हैं कि वाकई में एक्सप्लोड हो गया है, अब ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये बोलकर जाओ होंग सोच रहा होता है जैसे ही बाशजन शॉप के बाहर आएगा वो उसे नंगा करेगा और एक लकड़ी में बांधकर उसे पीटने लग जाएगा। लिटिल वुल्फ भी सेम यही बात सोच रहा होता है कि वो कैसे बाशजन को ह्यूमिलेट करे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक से बाशजन की शॉप में से एक लाइट बाहर आती है। चेन शोंग कह रहा होता है लगता है कि हम बहुत ही जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाशजन वो ट्रेजर लेकर बाहर निकलता और बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा हाथ थोड़ा सा शेक करेगा।
लेकिन मैंने तुम्हारे ट्रेजर को रिफाइन कर दिया है, वो भी 15 टाइम्स। जाओ होंग बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्या ये वाकई में प्रोफाउंड ग्रेट मास्टर है? फिर बाय चाचन एक सॉल बाहर निकालकर बोल रहा होता है कि 15 टाइम रिफाइन के टोटल हो गए हैं 500 बिलियन सोल। यंग मास्टर आप ध्यान से चेक कर सकते हो। चेंशोंग कह रहा होता है कि बाय हाउ तुमने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ छुपाई है ताकि तुम मुझे अपने झांसे में डाल सको। बायजन बोल रहा होता है कि सारी प्रोमिनेंट फैमिली यहाँ पर है और तुम उन सबके सामने पैसे देने से मना कर रहे हो। फिर वो उसे ट्रेजर देता और बोल रहा होता है कि तुम इसे वेरीफाई कर सकते हो। जाओ होंग लिटिल वुल भी ट्रेजर चेक करते हैं, बोल रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल है। चेंशोंग कह रहा होता है कि वैसे ये सारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फिर बायजन उनके सामने एक बैग फेंकता है जिसमें कि उनकी फेक मेडिसिन होती है और कह रहा होता है क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि तुम इन सारी फेक मेडिसिन से लोगों को हार्म करना चाहते थे? जाओ बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा शेमफुल है कि हम ग्रेट मास्टर बाय को ऐसे फ्रेम करना चाहते थे। मैं तो ह्यूमन कहलाना भी डिजर्व नहीं करता हूँ। चेंशोंग कह रहा होता है कि तुमने ये सब प्लान किया है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो वहां से जा रहा होता है। तभी बाय चाचन उसका ट्रेजर फेंक कर उसके ऊपर मारता है और चेंशोंग वहीं पर गिर जाता है। बाय चाचन चेंशोंग के पास जा रहा होता है। चेंशोंग कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा है, मैं हेवन पैलेस का बेटा हूँ। तभी बाय चाचन अपना वो अम्ब्रेला बाहर निकालता है और वो चेंशोंग की वाइटलिटी अब्सॉर्ब कर रहा होता है और कह रहा होता है कि किसने तुम्हें मारा है, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा हूँ। तभी वहां पर म्याओ फैमिली के हेड पहुंच जाकर बोल रहे होते हैं कि ये सब रोक दिया जाए। सारे डिसाइपल उन्हें देखकर उन्हें ग्रीट करते हैं। वहां पर लिनार भी आई होती है तो फिर जाहोंग लिनार के पास जाकर बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं एक यूजलेस वेस्ट हूँ। म्याओ फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि ये सारे यंग लोग यहाँ पर गेम खेल रहे थे तो फिर मेरा इंटरफेयर करना अच्छा नहीं है। लेकिन बाय हाउ तुमने यहाँ पर एक नई शॉप ओपन करी है, वो भी सोल रिफाइनिंग की, और बिजनेस भी इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर एज अ इंडस्ट्री सीनियर मेंबर मुझे तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली कंपटीशन तो करना चाहिए। डिसाइपल चौंक गए होते हैं ये सुनकर, बोल रहे होते हैं कि ये तो एक चैलेंज लेटर है। बाय चाचन बोल रहा होता है कि कंपटीशन करना काफी बोरिंग है, क्यों ना कुछ दांव पर भी लगाया जाए इसमें। म्याओ फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें सोल रिफाइनिंग एसोसिएशन के सीनियर को रिस्पेक्ट पे करनी होगी और साथ ही में जो भी तुम्हारा मंथली प्रॉफिट होगा उसका 80% तुम्हें हमें देना होगा। बायजन बोल रहा होता है कि मैं तैयार हूँ, अगर आप हारे तो जितने भी म्याओ फैमिली की शॉप यहाँ पर है उन सबको रीनेम किया जाएगा बाय फैमिली के नाम से। हेड बोल रहे होते हैं चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या ये सब है करने के लिए। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।